इंग्लिश में एक बहुत अच्छी कहावत होती है, यू कैन टेक अ हॉर्स टू वाटर बट यू कैन नॉट मेक इट ड्रिंक। आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हो लेकिन आप उसको पिला नहीं सकते, उसका अपना मन होगा तो पिएगा। ठीक है, मैं कितना भी अच्छा टीचर हूं, ठीक है, मैं कितना भी अच्छा सिखाता हूं, लेकिन अगर आप सीखने नहीं आए हो ना तो मैं आपके किसी काम नहीं आऊंगा। तो वो दो बातें फिर से देखो जरूरी कर लेता हूं। तो बात ये हो रही थी, एक तो मैं सिखाने आया, एक आप सीखने आए। मैं सिखाने आऊं ये ज्यादा अच्छी बात है कि आप सीखने आओ वो ज्यादा अच्छी बात है? बच्चे सीखने आए, ठीक है, तो ऑब्वियसली मैं चाहूंगा ना कि आप अपनी तरफ से सीखने आओ बजाय कि मैं सिखाऊं। अब ये बात थोड़ी सी ना कुछ बच्चों को अजीब लगेगी कि यार देखो हम इतना भीड़ भाड़ में यहाँ पे धक्का मुक्की खा के आए हैं, ठीक है, अपना पैसा भी इन्हें दे रहे हैं, टाइम भी लगा रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि तुम सीखना नहीं चाहते। ऐसा कौन सा हम में से सीखना ही नहीं चाहता? अब पता नहीं आप लोग अपने को कैसे डिफाइन करते हो लर्नर को, लेकिन मैं तो लर्नर उसे मानता हूं जो क्यूरियस हो, जिसके दिमाग में जिज्ञासा हो, जो उत्सुक है। मेरे हिसाब से वही सीखने वाला है। आपने फीस दे दी, आपने एक सीट घेर ली, आप उस पर आके बैठ गए, ठीक है, आप अपना टेम्पो में लटक के, मेट्रो में लटक के यहां तक आ गए, तो आप कहने लग जाओगे हम सीखने आए। मैं नहीं मानता, मैं जब तक सीखने वाला किसी को नहीं मानता जब तक वो क्यूरियस नहीं है, जब तक उसके दिमाग में उथल पुथल नहीं है, ठीक है, जब तक उसमें जिज्ञासा नहीं, ठीक है। तो मैं चाहता हूं हर एक बच्चा मेरे क्यूरियस हो, जिज्ञासु हो। ऐसे आप समझ लो कि आप कोई पर्सन है, उसको भूख नहीं है और आपने इनविटेशन दिया तो पार्टी में तो आ गया, लेकिन अब उसको खिलाओगे तो हजम होगा ना? हजम ही नहीं होगा। आप उसको चाहे गाजर का हलवा खिलाओ, ठीक है, चाहे आप देसी घी की पूड़ी खिलाओ, चाहे कुछ भी खिलाओ। तो सबसे जरूरी चीज है ना कि वो जो सीखने आया उसके अंदर एक भूख तो है सीखने की, जिज्ञासा तो हो उसके दिमाग में, उसके दिमाग में कोई उथल पुथल तो हो। वो आया सीधा सा मोम का पुतला सा आया, बैठ गया, अपना जो लिखाया लिख लिया, जो कहा सुन लिया और चला गया। तो तुमने कहा उसने सीख लिया। जब हम सुनते हैं तो क्या हम सीख भी जाते हैं? जब हम लिखते हैं तो क्या हम सीख जाते हैं? मैं आपको लर्निंग की डेफिनेशन बताता हूं। लर्निंग इज अ चेंज इन वंस बिहेवियर कॉज ड्यू टू सम एक्सपीरियंस। लर्निंग हमारे बिहेवियर में आया हुआ एक चेंज होता है जो किसी एक्सपीरियंस से कॉज होता है। अगर मैं आपके बिहेवियर को नहीं चेंज कर पाया, अगर मैं आपके पैटर्न को देखने के नहीं बदल पाया, तो ना मैं आपको सिखा पाया, ना आप मेरे से सीख पाए। आपने किताबें तैयार कर ली, नोट्स तैयार कर ली, बैग भर लिया, दुनिया भर की चीजें कर ली, लेकिन सीखना साखना हुआ नहीं। तो मैं चाहता हूं मेरा हर एक बच्चा क्यूरियस हो, उत्सुक हो, जिज्ञासु हो, सीखना चाहता हो। वो फिर बढ़िया काम करेगा। वो सोना रहेगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा, बहुत अच्छा काम हो जाएगा। बाकी को बाहर करो। अच्छा, फिर उसके बाद में मैंने आपको बताया कि मैं हमेशा क्वेश्चन के साथ में पढ़ाता हूं। वजह पता ये होती है, वजह यही होती है कि मैं आपको उत्सुक करना चाहता हूं। आई जस्ट वॉन्ट टू मेक यू क्यूरियस। मैं आपको क्यूरियस करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप उत्सुक हो सीखने को लेकर। मैं पहले कुछ नहीं बताऊंगा। देयर आर टू मेथड्स ऑफ टीचिंग, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। पढ़ाने के दो तरीके होते हैं। अगर आप में से किसी बच्चे ने टीचिंग का कोई डिप्लोमा डिग्री कोर्स किया है, बीएड, जेवीटी वगैरह कुछ भी, तो उसको पता होगा पढ़ाने के दो तरीके होते हैं कि इंडक्टिव मेथड और एक डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड में क्या होता है कि पहले रूल्स आ गए और फिर उसी रूल पे बेस करके उसको बच्चे को दुनिया भर के क्वेश्चन बता दिए और उसने कर लिए। एक होता है इंडक्टिव मेथड कि पहले उसको वो सिचुएशन आपने दे दी जो उसको एग्जाम में फेस करनी है, मतलब क्वेश्चन, अब फिर उसको एक्सप्लेन कर दिया, कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए, रूल की जरूरत ही नहीं पड़ती बाद में। ठीक है, मैं हमेशा इंडक्टिवली ही पढ़ाता हूं। मैं अगर सीधे तरीके से कहूं तो डिडक्टिव मेथड जो होता है ना, ये आपको सिखाता है हाउ टू यूज रूल्स। ये बाहर वाले बच्चे क्या? बाहर वाले गेट पे खड़े हुए बच्चे वापस चले जाएं, 9:30 से 11 का बैच बनाएंगे, मंगलवार को उसमें आए। इनका कौन क्या करेगा बताओ यार, इनका कौन क्या करेगा इन पागलों का? आ गए हो तो एक काम करो बच्चे, ऑफिस जाओ और 11 वाले बैच में एडमिशन करवा दो, कल तुम्हें सीट जरूर मिलेगी। अब आज का तो हो गया सो हो गया, आज लास्ट डेमो है, चिंता मत करो, आज लास्ट डेमो है, कल से डेमो नहीं रहेगा इसमें। तो जो डिडक्टिव मेथड होता है ना, ये आपको सिखाता है हाउ टू यूज रूल्स, कि रूल्स को यूज कैसे करना है। इंडक्टिव मेथड आपको ये सिखाता है हाउ टू यहां पे देखो, इंडक्टिव मेथड होता है ये आपको सिखाता है हाउ टू मेक रूल्स, कि रूल्स बनते क्यों हैं भाई, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या ऐसे लॉजिक्स हैं, क्या फीचर्स हैं, क्या रिलेशंस हैं वर्ड्स के आपस में कि आपको रूल्स बन जाते हैं। तो रूल तो आउटकम है, वो प्रोसेस तो बीच में मिस हो गई। तो मैं हमेशा इंडक्टिवली ही पढ़ाता हूं, ठीक है। मेरा हमेशा तरीका ये रहता है, मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे सारे इंडक्टिवली ही सीखें। आप रूल्स के पीछे मत भागो, पंखे बंद करो, आप वो सीखो क्या सही है, वो क्यों सही है, वो क्यों गलत है। चलिए खैर शुरुआत करता हूं मैं आपके।
बातें नहीं करो बच्चों। मैं यहां पे कुछ सेंटेंसेस लिखता हूं जो आज की क्लास के लिए हैं। आई हैव गॉट, यहां से लिखना, आई हैव गॉट 2 friends. One is a doctor and another one is a teacher. I have got 2 friends. One is a doctor and another one is a teacher. Where are other boys? Why did you not use other method? The another option was even more confusing. Fifth sentence his another uncle is a bank manager. We have got no other alternative. No another man can run faster than Usain Bolt. The man I don't like burger, bring me another thing. Bring me another thing. The manager gave me another work to do. Other can never understand our feelings. I can teach no other language but this one. This one means English. Here are written some statement that we have to discuss today. और आपको इन सेंटेंसेस से समझ में आएगा एक्चुअल में सीखना होता क्या है, रटने में और सीखने में, याद करने में और समझने में डिफरेंस कितना होता है। हम याद करते हैं और हम उसे समझना कहने लगते हैं, हम रट्टा मारते हैं उसे प्रैक्टिस कहने लगते हैं, जबकि सीखना और समझना दोनों अलग अलग बातें हैं।
Shall we discuss this now? लिख लिए, करें डिस्कस। हालांकि देखिए मैं आपको सच्चाई बताऊं, सच्चाई ये है कि मैं आज सोच के आया था कि आपका टेंस स्टार्ट कर दूंगा। पहला टॉपिक जो होता है मैं टेंस ही पढ़ाता हूं, लेकिन फिर ये बच्चों की आपाधापी देखकर टेंस को होल्ड कर दिया। कल से पढ़ाऊंगा, ठीक है, कल से पढ़ाऊंगा। ये ग्रामर का एक कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं कि इनकम्प्लीट है, कंप्लीट है, पूरा कॉन्सेप्ट है। ये आज आपको सिखा देता हूं, आपका डेमो भी हो जाएगा, एक कॉन्सेप्ट भी हो जाएगा। हालांकि जो बच्चे आज की क्लास में नहीं है, जो बेचारे गेट पे खड़े हुए नहीं देख पा रहे हैं अंदर क्या पढ़ाया जा रहा, इनको ये आगे फिर से पढ़ाया जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आगे फिर से किसी न किसी चैप्टर में पढ़ा देंगे। लेकिन कल से फिर जो डेमो है वो हम 9:30 वाले बैच के सारे होल्ड कर देंगे। इस बैच के डेमो बंद हो जाएंगे, बस आज लास्ट डेमो है। अपना पढ़ना सीखना समझना जो अपना आज ही जान लो कि मैं क्या हूं, कैसे क्या करूंगा, ठीक है। देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने आज आपको पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए उठाया है, ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमारे कॉमन एरर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट सब जगह आता है। ये एक बातें नहीं करो, बातें नहीं करो, एक डिटरमिनर्स का कॉन्सेप्ट है। अदर, अनदर पे बेस्ड, ये अदर अनदर वर्ड्स है ना, ये दोनों डिटरमिनर्स हैं जिनको हम यूज करते हैं नाउन्स के साथ में उन्हें डिटरमिन करने के लिए। अच्छा देखो इनमें डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस इन दोनों में ये होता है कि अदर डिटरमिनर को हम यूज करते हैं प्लूरल नाउन्स के साथ और अनदर को यूज करते हैं सिंगुलर नाउन्स के साथ। कोई सिंगुलर नाउन को डिटरमिन करना है तो अनदर लिख दिया, प्लूरल नाउन को करना है तो अदर लिख दिया। अच्छा अनदर को सिंगुलर नाउन के साथ लिखने की वजह भी देखो होती है। वजह क्या होती है कि जो अनदर होता है ये एन प्लस अदर होता है, एन प्लस अदर। अभी जो एन आर्टिकल है ना, ये सबको पता है कि सिंगुलर नाउन के साथ यूज किया जाता है, ठीक है। ऐसा समझना, आई हैव एन अम्ब्रेला, तो हमें पता है कि यहां पे अम्ब्रेला लिखा हुआ है, सिंगुलर नाउन, तभी एन लिखा। अम्ब्रेला लिख देंगे तो नहीं यूज होगा। तो जैसे बातें नहीं करो बच्चों, मुंह बंद करोगे तो सीख पाओगे। तो एन आर्टिकल लिखा, इसका मतलब नाउन सिंगुलर है। उसी तरीके से हम अनदर लिखते हैं तो वो नाउन सिंगुलर होता है। लेकिन एक चीज और देखना, जैसे अम्ब्रेला सिंगुलर नाउन है, हमने एन लिखा, लेकिन देखना ही हैज लॉस्ट द अम्ब्रेला that he bought yesterday। क्या अम्ब्रेला के साथ में द आर्टिकल गलत है? सही है ना भाई। अम्ब्रेला यहां भी सिंगुलर है, यहां भी सिंगुलर है, यहां पे आर्टिकल एन लिखा, यहां पे आर्टिकल द लिखा। मुझे लगता है ज्यादातर बच्चे बात जानते होंगे, जो नहीं जानते वो समझ लें। एन आर्टिकल या ए एन आर्टिकल यूज किए जाते हैं उन सिंगुलर नाउन के साथ में जो कि इंडेफिनिट हो, ठीक है। द आर्टिकल यूज किया जाता है उन सिंगुलर नाउन्स के साथ या प्लूरल नाउन के साथ जो कि डेफिनिट हो। तो यहां पे हमने देखा कि अम्ब्रेला तो सिंगुलर नाउन है, हमने द भी लिख दिया। इसको ऐसे समझना, जैसे यहां पर कुछ लोग हैं, 10, 20, 40, 50, 100 जितने भी हैं, और आपसे किसी ने पूछा क्या तुम इन लोगों को जानते हो? इनमें से एक ऐसा आदमी है जिसे तुम जानते हो, इनमें से एक ऐसा आदमी है जिसे आप जानते हो, एक सिंगुलर मैन है जिसे आप जानते हो, क्या कहोगे? मान लो ये है वो, ये है जिसे हम जानते हैं। आई नो अ मैन, क्या आई नो द मैन? उल्लू हो तुम। आई नो अ मैन, पता क्यों? क्योंकि वो इंडेफिनिट है। डेफिनिट वही माना जाएगा जो लिसनर और स्पीकर दोनों को पता हो। डेफिनिट वो होता है जो स्पीकर और लिसनर दोनों को पता हो। आपको पता है, जिसको बता रहे हो उसे तो नहीं पता, तो द लिख दोगे क्या? नहीं लिख पाओगे। क्या लिखना पड़ेगा? आई नो अ मैन। लेकिन मान लो सिचुएशन ये नहीं है, सिचुएशन ये है, एक ही आदमी है और किसी ने आपसे पूछा कि भाई क्या इस आदमी को जानते हो तुम? आप क्या कहोगे? आप क्या कहोगे? द मैन। क्यों? क्योंकि वो एक ही है जो भी है, डेफिनिट है। तो यहां पर हम कहेंगे आई नो द मैन, यहां पे कहेंगे आई नो अ मैन। यहां भी एक आदमी को जानते हैं, यहां भी एक को जानते हैं। फिर से समझ लेना, डेफिनिट वही होता है जो स्पीकर और लिसनर दोनों को ही पता है कौन है। अगर केवल स्पीकर को पता है और लिसनर को नहीं पता है वो कौन है, तो फिर वो डेफिनेट नहीं है। तो हमें वहां पे लिखना पड़ेगा आई नो अ मैन, क्योंकि वो इंडेफिनिट है, कईयों में से एक है। जब मैं उसको पॉइंट आउट करके बता दूंगा, जब वो भी जान जाएगा हाँ कौन से वाला है जिसे मैं जानता हूं, तब वो डेफिनेट होगा। अभी तो इंडेफिनिट है। एक एग्जांपल से मैं आपको और समझाता हूं। मैंने किसी से कहा ब्रिंग डैश चेयर फ्रॉम डैश रूम,
आर्टिकल यूज करने मुझे, ए एन और द ऑप्शन है, ब्रिंग डैश चेयर डैश रूम, चुप रहो, बड़ा आंसर होता है। इन दोनों ब्लैंक्स में कौन सा आर्टिकल यूज करूं? फर्स्ट में आएगा ए और सेकंड में आएगा द, सही है। पगले हो तुम, हम कुछ नहीं बता सकते जब तक हमें यह ना पता कौन सी सिचुएशन में हम बात कर रहे हैं। ऐसे समझना, एक रूम है, एक चेयर है उसमें। अब मैंने किसी कहा कि रूम से जाके चेयर ले आओ, अब उसे रूम भी पता है कौन सा है, चेयर भी पता है कौन सी है, तो दोनों डेफिनेट है, दोनों जगह क्या जाएगा? द आ जाएगा। लेकिन मान लो सिचुएशन ये नहीं है, सिचुएशन ये है कि रूम एक है लेकिन उसमें चेयर कई है। अब रूम तो डेफिनेट है, कहां से लेकर आनी चेयर? चेयर तो नहीं पता कौन सी लानी है, कोई भी उठा लो। तो चेयर है इंडेफिनिट, रूम है डेफिनेट। फिर मान लो एक तीसरी सिचुएशन है कि कई रूम है और हर एक रूम में कुछ ना कुछ चेयर है। अब ना रूम डेफिनेट रहा ना चेयर डेफिनेट रही। अब ना हमें रूम पता कौन से रूम से लानी है, ना चेयर है, किसी भी रूम से ले आओ, कोई भी चेयर ले आओ, तो रूम भी इंडेफिनिट चेयर भी इंडेफिनिट, दोनों के साथ ही आ गया। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं? मैं आपसे कहना ही चाहता हूं कि जो हम सीखना कहते हैं ना, सीखना एक्चुअल में अलग चीज है। हम कभी क्लास में महसूस नहीं कर पाते कि हमने वास्तव में कुछ सीखा। हम एक्चुअल में याद करते हैं और याद करने को हम सीखना कह देते हैं। हम याद करके आए क्लास से, हमने कह दिया हम आज सीख कर आए। सीख सीख के तुम कुछ नहीं आए पगले, तुम एक सेंटेंस और उसके आंसर याद करके आए, वही सेंटेंस। हाँ बेटे पता क्या होता है, अगर हमें यह पता कि हमारे साथ दिक्कत क्या है तब हम उसे दूर कर लेते हैं। मैंने आपको कल एक बात कही थी, जो बच्चे नहीं होंगे उनको फिर से याद दिलाऊंगा कि अ प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड इज अ प्रॉब्लम हाफ सॉल्व्ड। अगर हम ये जान पाए कि हमारे साथ दिक्कत क्या है तो आधी समस्या हमने दूर कर ली। अच्छा, हमारे साथ क्या होता है, हम सीखने में, पढ़ने में, कोचिंग लेने में लगे पड़े, हमने कभी सोचा भी नहीं यार ये मैथ 2 बार पढ़ी थी क्लियर हो गई, ये इंग्लिश 4 बार पढ़ के क्यों नहीं क्लियर हुई। टाइम ही नहीं हमारे पास सोचने का, अकल है ही नहीं, पैदल है। अब एक बार सोचो तो सही भाई, क्या हुआ कि तुमने मैथ 1 बार पढ़ी क्लियर, ज्योमेट्री 1 बार पढ़ी क्लियर, अलजेब्रा पढ़ा क्लियर, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी क्लियर, ये तुमसे टेंस क्यों नहीं क्लियर हुआ, ये तुमसे प्रोनाउन क्यों नहीं क्लियर हुआ, ये नाउन क्यों नहीं क्लियर हुआ, ये आर्टिकल क्यों नहीं क्लियर हुए? क्योंकि तुमने सीखे ही नहीं कभी। तुम याद करके भागाते थे, तुम कहते थे आज इंग्लिश सीख कर आए, नोट्स लिए घूम रहे हो, किताबें लिए घूम रहे हो, क्वेश्चन आंसर लिए घूम रहे हो, तुम कह रहे हो हमें नॉलेज मिली। नॉलेज नहीं, तुम्हें फैक्ट्स मिले, तुम्हें स्टेटमेंट्स मिले जो तुम रट्टा मारे बड़ी मेहनत से घूम रहे हो। तो हम कुछ, जब हमें अपनी कमी पता चल जाती है ना, दूर कर पाते हैं। अब तुम्हें पता नहीं अपनी कमियां पता कि नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारे साथ प्रॉब्लम है क्या, मुझे पता है कि इन सबके साथ दिक्कत क्या है जो आज मेरे पास आए उल्टे सीधे सुनने। नहीं तो मेरे पास जनरली लोग हंस के नहीं आते, ठीक है। मैं उल्टा सीधा कहने वाला टीचर हूं तो जनरली लोग ऐसे आते हैं। तो भैया तुम्हारे साथ कुछ दिक्कत है, अब तुम्हें नहीं पता वो प्रॉब्लम क्या है, मुझे पता है वो क्या प्रॉब्लम है, मुझे पता है तुम्हें समझ में नहीं आता है। हाँ, सिंगुलर और प्लूरल की वजह से तो पता लग गया, दा आएगा, वो नहीं पता लगा कैसे आएगा, इंडेफिनिट और डेफिनिट के देखा, ये सिंगुलर है इसलिए दा आ गया कि और कोई मैं नहीं है, दा आ गया। घूसा घूसा घूसे से दूसरा भी तरीका होता है, रामफल नहीं में मानेगा। एक चुटकुला सुना कि नहीं, रामफल वाला सुना कि नहीं? अबे ऐसे नहीं, फिर वैसे मानेगा। नहीं, पहले तो बता, तूने चुटकुला सुना, रामफल नहीं में माना था, फिर वैसे ही मानेगा और क्या करेगा। बात सुनो, ये कई लोग हैं, कई है, कईयों में से एक को मैं जानता हूं। अब मुझे तो पता है मैं किसे जानता हूं, लेकिन मैं जिसे बता रहा हूं उसे थोड़ी पता, तो उसके लिए तो इंडेफिनिट है, तो ये आ गया। डेफिनिट कोई कब होता है, जब वो लिसनर स्पीकर दोनों को पता हो। मुझे पता है ना कौन सा है जिसे मैं जानता हूं, जिसे बता रहा हूं उसे तो नहीं पता, तो वो इंडेफिनिट माना जाएगा। अच्छा, यहां पर वो एक ही है तो मुझे भी पता और उसे भी पता, जिसे बताऊंगा तो डेफिनिट हो गया। आसान है, मत खैर पूछते रहना, मैं कई बार मजे लेने लगता हूं, वो अलग बात है, लेकिन अपना पूछना नहीं बंद करना। तो मैं समझा रहा था कि यहां पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्रिंग द चेयर फ्रॉम द रूम, अगर चेयर और रूम एक ही हो। अगर चेयर एक, अगर रूम एक हो चेयर कई हो तो हम लिखेंगे ब्रिंग अ चेयर फ्रॉम द रूम। चलो, अच्छा अगर रूम कई हो और चेयर भी कई हो तो दोनों इंडेफिनिट है, ऐसे जगह। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस ये सिचुएशन समझ में कैसे आएगा? वही तो सिखा रहा हूं मैं आपको, सब क्लियर होता है पेपर में, सब क्लियर होता है, हमारे पास नजर नहीं होती, हम उसको देखें। हम क्या करते हैं, हम ये चीजें देखते ही नहीं, हम सबसे पहले ट्रांसलेशन, मीनिंग, बस उसी में लग गए। तो जो मैं आपको समझाना चाहता था वो ये बात थी कि जो एन आर्टिकल होते हैं वो सिंगुलर नाउन के साथ जरूर यूज किए जाते हैं, लेकिन तब जब वो सिंगुलर नाउन इंडेफिनिट हो। अगर वो सिंगुलर नाउन डेफिनिट हो तो उसके साथ एन आर्टिकल नहीं, द आर्टिकल यूज किया जाता है। ये बात मैं आपको समझाना चाहता था। तो इस हिसाब से देखो, अगर हम अनदर लिख रहे हैं सिंगुलर नाउन के साथ और इसमें आर्टिकल लाइन लिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये सिंगुलर नाउन हमेशा क्या होगा, जनरल।
स्पेसिफिक नहीं होगा। अच्छा, अदर को भी हम लिखते हैं जिन प्लूरल नाउन के साथ वो होते हैं जनरल। मैंने कहा ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर। अ टीचर क्यों कहा? क्योंकि टीचर इन जनरल, जैसे बाकी सारे टीचर होते हैं वैसे ये भी एक टीचर है, जैसे बाकी से पढ़ाते हैं वैसे ये भी पढ़ाता है। सो देयर इज नथिंग स्पेसिफिक अबाउट हिम, उसके बारे में कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूं ये वही टीचर जिन्होंने मुझे पढ़ाया, सो ही इज द टीचर हु टॉट मी। अब हमने क्या किया, उस टीचर को स्पेसिफाई कर दिया। अब मैं केवल उसी टीचर की बात कर रहा हूं जिन्होंने मुझे पढ़ाया, तो वो टीचर स्पेसिफिक हो गए। तो कहने का मतलब एन आर्टिकल लिखे जाते हैं उन सिंगुलर नाउन के साथ में जो कि जनरल हो। अदर डिटरमिनर लिखा जाता है उन प्लूरल नाउन के साथ में जो कि जनरल हो। लेकिन हमेशा तो जनरल नहीं होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसे लोगों के बारे में बात कर रहे होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं। तब हम क्या करते हैं, वहां पे एक तीसरा डिटरमिनर यूज करते हैं, द अदर। द अदर जो होता है इसको हम सिंगुलर या प्लूरल किसी भी तरीके के नाउन के साथ लिख सकते हैं, बस वो नाउन क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो बात यह है कि ये डिटरमिनर एक नहीं है, तीन है। एक है अदर, एक है अनदर और एक है द अदर। अदर डिटरमिनर यूज होता है उन नाउन्स के साथ में जो कि प्लूरल हो, जनरल हो। अनदर यूज होता है उन नाउन्स के साथ जो सिंगुलर हो, जनरल हो। द अदर यूज होता है उनके साथ में जो स्पेसिफिक हो, फिर चाहे वो सिंगुलर हो और चाहे वो प्लूरल हो। इसके अलावा एक फोर्थ वर्ड यहां पर और है जो हमें सीख लेना चाहिए, अदर्स। अदर्स जो होता है इसको हम यूज करते हैं एज अ प्रोनाउन, मतलब ये नाउन के साथ लिखकर नहीं यूज किया जाता, डिटरमिनर नहीं होता, एक प्रोनाउन होता है। अगर तुम्हें कभी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना के यूज करना पड़े तो अदर्स लिखना। अगर कभी तुम्हें किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की या ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े तो अदर्स लिखना। अदर्स प्रोनाउन होता है, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन सकता है। इसमें और उन तीनों में डिफरेंस ये है कि वो तीनों डिटरमिनर हैं, नाउन्स के साथ लिखे जाते हैं, नाउन्स को डिटरमिन करने के लिए लिखे जाते हैं। ये प्रोनाउन है, बिना नाउन के यूज किया जा सकता है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तरीके से। अभी बता रहा हूं बच्चे, ये सारे तो लिखे हुए हैं सामने, अभी ये सीखेंगे तभी तो क्लियर हो जाएंगे। तुम्हारी आदत पता क्या पड़ी है, तुम्हारी आदत पड़ी है कि पहले तुम्हें रूल बताया जाए फिर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए, जो कि तुम्हें आसान लगता है। लेकिन वो मेरा पढ़ाने का तरीका नहीं है। मेरा पढ़ाने का तरीका है पहले तुम तो अकल लगाओ थोड़ी, तब मैं सिखाऊंगा। पहले तुम सीखने वाले तो बनो, मैं तो सिखाने वाला हूं ही। तो ये मैं पहले क्वेश्चन से आपको इसीलिए पढ़ाता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि पहले एक बार आप अपना दिमाग लगाओ। मैं रूल बता दूंगा, तुम उसे याद कर लोगे, समझाएगा कौन, समझेगा कौन? हम तो यहाँ समझने समझाने आए थे ना, याद करने थोड़ी आए थे। अब जब तुम्हें अदर, अनदर, द अदर के डिफरेंस समझ में आ गए हो तो अब इन एग्जांपल्स को एक बार ट्राई करो, देखो क्या कुछ कमियां नजर आई तुम्हें। सारे सेंटेंस गलत हैं, वो सारे सेंटेंसेस गलत हैं। एक बार जो भी तुमने नॉलेज गेन की है, भी जो तुमने सीखा है, उसको अप्लाई करो। असल में हमेशा थ्योरी पढ़ते रहते हैं जबकि पेपर हमारा प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, हमारी जो नॉलेज है वो प्रैक्टिस बेस्ड होनी चाहिए, लेकिन वो होती है थ्योरेटिकल। बातें हमसे कितनी करवा लो, पेपर हमें दोगे हमारे हाथ पर फूल जाएंगे, पेपर दोगे तो हमें पसीना आ जाएगा। तो मैं चाहता हूं आप प्रैक्टिकल सीखो। मैं आपको पहले क्वेश्चन फेस करने को देता हूं, बाद में एग्जांपल, कॉन्सेप्ट, वो सब बात की बात है। थ्योरी में तो हमसे आगे कोई नहीं है, बातें करने में तो हमसे आगे कोई है थोड़ी, नंबर आते नहीं हमारे। सो नॉलेज शुड बी प्रैक्टिस बेस्ड। हरिओम। एक बात मैंने कल और बताई थी काम की, शायद आज आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं की। क्या बताई थी? कुछ ऐसी बात है जो मैंने कल बताई हो और काम की रही हो और आज ना बताई हो। वो बात यह है कि अगर यहाँ 3-4 महीने मेरे साथ रहने के बाद भी आप इंग्लिश नहीं सीख पाए, आपके इंग्लिश में मार्क्स नहीं बढ़े, आपको इंग्लिश में कॉन्फिडेंस नहीं आया, तो या तो ये मेरी कमी होगी कि मेरे को सिखाना नहीं आता, या फिर ये तुम्हारी कमी होगी कि तुमने कुछ मन से काम नहीं किया। इंग्लिश की कमी कभी नहीं होगी। ठीक है, ये हम लोगों की आदत है, हमारी टेंडेंसी खराब है कि हम अपनी कमियां ना मान के हमेशा दूसरे पे डाल देने की कोशिश में लगे रहते हैं। वो तो गलत डायरेक्शन में चला गया। मतलब यूजुअली हम लोगों को कहते हुए सुनते हैं, डायरेक्शन गलत थोड़ी होती है। उस पर्सन का डिसीजन गलत था, लेकिन हमने क्या किया, उस डायरेक्शन को गलत डिक्लेयर कर दिया। डायरेक्शन कैसे गलत या सही हो जाएगी? डायरेक्शन तो जो है सो है बस। लेकिन हम अपनी कमियां नहीं मानते, फिर हम कहते हैं इंग्लिश मुश्किल है, इंग्लिश समझ में नहीं आती। कितने बच्चे आके कहते हैं कि हमारी इंग्लिश बहुत वीक है। अब उन्हें कौन समझाए, पगले तू वीक है, इंग्लिश नहीं है। हमारा एटीट्यूड ही सही नहीं है, हमें पता ही नहीं प्रॉब्लम क्या है। हमें लगता है हम बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं, हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं है। अब बस इंग्लिश के साथ दिक्कत बच्चों तुम्हारे साथ है।
तो या तो मेरी कमी होगी, मैं खराब टीचर हूँगा, उसके लिए आपको डेमो दिया गया, जान लो मैं खराब हूँ कि नहीं, खराब हूँ तो भाग जाना, या फिर तुम खराब हो। अब तुम खराब हो तो अपने को सही करना, बस आज से शुरू करो। लेकिन मैं आपको एक चीज और बताऊं, ये जो मेरे पास बच्चे पढ़ने आते हैं, हालांकि ये बात सबकी है, मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं केवल मैं स्पेसिफिकली लड़कियों के लिए कह रहा हूं, ये बात सबके लिए है कि मेरे पास जो भी पढ़ने आते हैं ना, मुझे पता होता है ये बड़े गजब है, तभी ये मुझे बर्दाश्त कर पाते हैं, तभी मेरे पढ़ाने के तरीके को बर्दाश्त कर पाते हैं। नहीं तो ये सबके बस की बात भी नहीं होती कि मेरे से इंग्लिश सीख लो, ठीक है ना, मैं सबको सिखा सकता ना, सब मेरे से सीख सकते, लेकिन कुछ खास ही होते हैं जो मेरी बातों को समझते हैं, और जो समझते हैं वो अति करके दिखाते हैं। जैसे लड़कियों की बात हो रही तो मैं आपको बताऊं, हालांकि मैं कभी फोटो वोटो या नाम वाम ये नहीं यूज करता, वो मेरा अपना अलग तरीका है। मैं नहीं चाहता आप किसी की फोटो देखकर मेरे यहाँ फंस जाओ, आप आओ एक्चुअली मुझसे पढ़ के देखो, आपको अच्छा लगे तो आते रहो। इस बार अभी जो रिजल्ट आया ना 2015 का, उसमें सेकंड रैंक है ना अरुणा ढाका की, अरुणा ढाका, ठीक है। 2014 में 6 रैंक थी उस लड़की की, गर्ल्स में फर्स्ट रैंक थी तब भी, इस बार तो ऑल इंडिया सेकंड रैंक है, और वो भी इसी क्लासरूम में बैठ के पढ़ी। फोटो तो सब लगाए बैठे हैं, फोटो तो वो देखो लव गुप्ता 6 रैंक आई, उसके सारे लगाए बैठे हैं, एक इंस्टीट्यूट लगाए, 6 लगाए हैं, और वो इसी क्लासरूम में बैठ के यहीं पे पढ़ा, ठीक है। तो ये जो बच्चे पढ़ने आते हैं होते गजब है। हम क्यों प्रूव करें, हमें जरूरत नहीं, हम कोई फोटो यूज कर रहे हैं, तुम जानो जाके अपना करो जाके, ठीक है। उससे मिलना कभी, अभी फंक्शन में वैसे आएगी भी, बाकी अपना पता करो जाके, हमें क्या है, हम वी डोंट क्लेम इट यार, हम कभी किसी को क्लेम नहीं करते। तुम फेल हो जाओगे, तुम्हारे कर्म थे ऐसे, तुम नंबर 1 आ गया, तुम्हारे कर्म थे, मैं कभी नहीं आता। अरे तो उससे बच्चे से पूछो जाके जिसका हम नाम ले रहे, ठीक है ना। मैं कभी किसी का यूज नहीं करता, मैं किसी की फोटो वोटो भी नहीं, और ये भी नहीं। अब पता है कहानी क्या है, नहीं अगर पहले कहा जाए और बात ना छुपाई जाए तो वो पहले पढ़ी हंसराज अकेडमी में, उसके बाद पढ़ी यहाँ पे इंग्लिश हमसे। तो बात देखो, मैं दूसरी बताता हूँ, बात ये कह रहा था कि ये लड़कियां वैसे इनको बच्चा, या तो पता नहीं मेरे से इंग्लिश इनकी कम समझ में आती है मेरे तरीके, लेकिन जिनको आती है ना उनको आती बहुत गजब, वो अपना भी नाम करते हैं साथ साथ में मेरा भी करते हैं। तो ये लड़कियों वगैरह को थोड़ा सा मैं स्पेशल ध्यान रखता हूँ, उनको सीट जरूर मिल जाए, बंदर एक दो भाग जाए, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज देखो डिस्कस करते हैं, काम की बात पे आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, मैंने लिखा आई हैव गॉट 2 फ्रेंड्स, वन इज अ डॉक्टर एंड अनदर वन इज अ टीचर। 2 दोस्त हैं, एक डॉक्टर है दूसरा टीचर है। अब एक चीज बताना, मान लो 2 दोस्त ये हैं, एक ए है और एक बी है, ठीक है। मैंने कहा एक डॉक्टर है इनमें से, हम मान लेते हैं ये वाला डॉक्टर है, तो टीचर कौन सा होगा, यही होगा। मैं कहा लेता हूं चलो बी डॉक्टर है, तो टीचर कौन सा होगा, ए होगा। कुल मिला के चाहे ये डॉक्टर हो तो ये टीचर हो जाएगा, वो डॉक्टर है तो ये टीचर हो जाएगा, वो दूसरा टीचर है कौन, वो तो हमेशा डेफिनेट रहेगा भाई, जब 2 हैं तब तो डेफिनेट ही हो ना। मान लो ये डॉक्टर है, इसको हटा दो, जो बचा वो टीचर हो गया, ठीक है। अच्छा ये वाला जो है ये डॉक्टर है, तो जो बचा रह गया वो टीचर हो गया। अब मान लो 4 हो दोस्त, अब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मान लो 4 दोस्त हैं और मैंने कहा इनमें से एक डॉक्टर है, एक मान लें ये वाला डॉक्टर है, तो अब टीचर तो इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। अब हमें तो पता ही नहीं, वो तो इंडेफिनिट हो गया। लेकिन अगर 2 ही होंगे तब तो कभी इंडेफिनिट नहीं हो पाएगा, ऐसे समझना। एक आदमी है, ये तो तेरी फोटो बन गई। एक आदमी है, आप जैसी लगती है। ये मान चलो भाई पढ़ो, मेरे से जवान लड़ाता है। मान लो ये कोई आदमी है, इसके एक हाथ में बैग है और एक हाथ में अम्ब्रेला है, ठीक है। अब मान लीजिए अगर इसके लेफ्ट हैंड में बैग है तो राइट हैंड में अम्ब्रेला होगा, राइट हैंड में बैग है तो लेफ्ट हैंड में अम्ब्रेला होगा। जब 2 ही है तब तो हमेशा दोनों डेफिनेट हो जाएगा, दूसरा कौन सा है। अब अगर मैं कोई एक सेंटेंस लिखूं और मैं ये सेंटेंस ऐसे लिख दूं, द मैन हैड अ बैग इन वन हैंड एंड an umbrella in another hand। तो ये जो another hand लिखा कि आपको पता नहीं है कौन सा हैंड होगा, वो तो पता ही होगा भाई, जिसमें बैग है उसको छोड़ दो, जो दूसरा बच गया। लेफ्ट में बैग है तो राइट वाला, राइट में बैग है तो लेफ्ट वाला, तो वो तो डेफिनेट है। अब डेफिनेट है तो another लिखना चाहिए था अदर। अरे लेकिन पता तो है कि जिस हाथ में बैग है उसको छोड़ के जो दूसरा बच रहा है उसमें,
तो यहां पे तो द अदर आ गया। द मैन हैड अ बैग इन वन हैंड एंड एन अम्ब्रेला इन द अदर हैंड। अब मान लो अगर आदमी ना हो, कोई देवता हो, जैसे विष्णु जी हैं या ब्रह्मा जी हैं, उनके तो कई हाथ होते हैं, तब ये पॉसिबल है कि हम अनदर लिख दें। विष्णु जी हैज अ लोटस इन वन हैंड एंड अ सॉर्ड इन अनदर हैंड, उनके कई हाथ होते हैं। लेकिन आदमी के केस में तो भैया पॉसिबल नहीं है, आदमी के तो दो ही हाथ होते हैं, वो दूसरा हमेशा डेफिनेट हो जाता है। तो जब हम दो के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वो एक को छोड़ के जो दूसरा बचता है वो हमेशा डेफिनेट ही होता है। जब हमेशा डेफिनेट होता है तो उसके साथ में हमेशा द अदर ही लिखना पड़ेगा। या अनदर तो आपका गलत हो गया, अदर लिखते हैं ना प्लूरल के साथ बेटा, द अदर तो सिंगुलर प्लूरल किसी के साथ भी लिखो डेफिनेट हो जाओ। एक एग्जांपल और देखना, अ कार कमिंग फ्रॉम अनदर साइड हिट माइन। मैंने कहा कार कमिंग फ्रॉम अनदर साइड हिट माइन, दूसरी साइड आती हुई कार ने मेरी कार में टक्कर मार दी। अब देखो रोड पे दो ही साइड होती है, अप एंड डाउन। अगर आप अप जा रहे थे तो जो डाउन साइड से कार आ रही होगी वो, अगर आप डाउन आ रहे थे तो जो अप जा रही होगी वो, दो ही साइड होती हैं। तो जब दो ही होती हैं तो वो साइड तो डेफिनेट है, आपको छोड़ के जो दूसरी साइड बची वही द अदर। साइड अप एंड डाउन में होती है बच्चे, लेफ्ट राइट में नहीं होते। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा कार कमिंग फ्रॉम द अदर साइड हिट माइन। इसी तरीके से मैं एक एग्जांपल और लिखूं, I didn't like another half of the movie। बेटा एक चीज बताओ, किसी भी चीज के अगर हम हाफ करेंगे तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? जब जिससे पूछो मुझे बता दो, 10 कितने? 2। हाफ कितने हो सकते हैं मैक्सिमम? किसी भी चीज को हाफ में फ्रैक्शन कर दें तो मैक्सिमम कितने पार्ट्स हो जाएंगे उसके? 2 ही हो पाएंगे। हाफ तो करोगे जब भी करोगे 2 ही हो पाएंगे। जैसे मान लो कोई मूवी है, इंटरवल है, ये इंटरवल से पहले फर्स्ट हाफ हो गया, इंटरवल के बाद सेकंड हाफ हो गया, तो हाफ तो 2 ही होने जब भी होने। तो अगर 2 ही होने तो अनदर यूज कर पाओगे? तब तो नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हारा दिमाग इसमें काम कर रहा है तब तुम सीख रहे हो, ठीक है। और अगर मैं तुम्हारा दिमाग बाहर कर दूं, केवल रूल्स और एक्सेप्शन और किताबें यहां पे शामिल कर लूं, तो तुम सीखोगे नहीं। सीखने में सबसे जरूरी चीज तो बच्चे का दिमाग था, वो तो यूज किया ही नहीं। हाँ, किताबें यूज किए, रूल यूज किए, एक्सेप्शन यूज किए, एग्जाम्पल यूज किए, दिमाग कहाँ ले गए उसका? जिसको सीखना था उसको तो तुम बीच में नहीं लाए। तो हमारी लर्निंग की जो कमी है ना, वो यही कमी है कि जो सीखना था, दिमाग को सीखना था, दिमाग को किनारे बिठा दिया। यहाँ रूल्स, एग्जाम्पल, कहानी वानी सब चल रही, वो बेचारा किनारे बैठा। तो ये जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है उसमें मैं अनदर की जगह पे लिखना पड़ेगा द अदर, क्योंकि वो 2 ही दोस्त हैं। जो एक डॉक्टर है उसको छोड़ के जो बच रहा है वो वाला टीचर है, तो वो डेफिनेट हो जाएगा हमेशा। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर आर अदर बॉयज। अब एक चीज सोचो, मान लो मैं आज तो खैर सेकंड क्लास है इस बैच में, अगर मैं पहली क्लास में आऊं, इस बैच में पहली क्लास में आऊं, क्या मैं पूछ सकता हूं वेयर आर अदर बॉयज? कैसे पूछोगे भाई? तुम्हें क्या पता बाकी भी है? अगर कोई पर्सन ये पूछ रहा है, ध्यान देना यहां पर देखो, अदर जो होता है हम इसे प्लूरल नाउन के साथ यूज करते हैं, लेकिन प्लूरल नाउन वो जो जनरल हो, स्पेसिफिक हो वो नहीं। तो अगर कोई पर्सन ये पूछ रहा है कि बाकी लड़के कहां हैं, तो क्या उसे पता नहीं वो बाकी कौन से जिनके बारे में वो पूछ रहा है? पता ही होगा। तो दादर लिखना चाहिए, अदर दादर लिखना चाहिए। तो यहां पे लिख दो वेयर आर द अदर बॉयज, क्योंकि अगर उसको पता नहीं रहेगा कि बाकी भी है तो वो पूछेगा क्यों? जो भी पूछेगा उसे पता होगा वो किसके बारे में बात कर रहा है, तो वो किसी डेफिनेट के बारे में ही बात कर रहा है जो वहां पे एब्सेंट होंगे। मान लो क्लास में 20 बच्चे हैं और उस पर्टिकुलर डे केवल 15 हैं, 5 गायब हैं, तो उसे पता है ना वो 5 कौन से हैं जिनके बारे में वो पूछ रहा है, तो वो तो डेफिनेट हो गए। तो जब डेफिनेट हो गए तो उनके लिए द अदर यूज किया जाएगा। किसको? हाँ, मतलब अरे पूछ तो पता होंगे ना, तभी तो पूछ रहा है।
हाँ नहीं ट्रैक से नहीं, वापस आ जाएगा, कोई नहीं। पता क्या है, जो पूछ रहा है उसे तो पता ही होगा ना भाई। हमारे देखो एक चीज मैं आपको और बताऊं कि ये जो हमारी इंग्लिश है ना, जो हमारे सिलेबस में जैसे हम पढ़ते हैं, वी कॉल इट ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, ऑब्जेक्टिव। और ये जो ऑब्जेक्टिव वर्ड है ना, ये बड़ा मतलब मीनिंगफुल वर्ड है और आपको समझना चाहिए कि इसको ऑब्जेक्टिव क्यों कहा गया। मुझे लगता है बच्चे ऑब्जेक्टिव से मतलब ये समझते हैं कि 4 ऑप्शन दिए होंगे ABCD। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये नहीं है। ऑब्जेक्टिव का मतलब है फैक्ट बेस्ड, फैक्ट बेस्ड, ठीक है ना। सब्जेक्टिव का मतलब है योर माइंड बेस्ड, जो हमारे दिमाग में है, जो हम देख रहे हैं, जो हमारा अपना पर्सपेक्टिव है, वो सब्जेक्टिव अप्रोच है। लेकिन जो फैक्ट है, जिसमें हम इंडिफरेंट हो जाते हैं, हम किनारे हो गए, जो जैसा है उसको वैसे चेक कर रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच है। हम जान ही नहीं पाते ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव है क्या। कितने बच्चे होते हैं कि सेंटेंस को कहने वाला कुछ कह रहा, लिखने वाला कुछ कह रहा, सुनने वाले ने कुछ और सुन लिया। मैं आपको एक बात बताऊं, एक आदमी था, उसको एक बार कहीं पे बंदर का बच्चा मिला, बंदर मिला छोटा सा उसको कहीं पे रोड पे मतलब, तो उसने उस बंदर को पकड़ लिया और उसने जाके चिड़ियाघर बता रहा हूँ, पुलिस थाने में दे दिया। उसने सोचा इस बंदर को कोई मार डालेगा या कुचल जाएगा, तो ले गया और दरोगा बैठा था उसके सामने टेबल पे रख दिया जाके कि भाई देखो बंदर लावारिस हालत में हमें मिला, आप इसको अपनी कस्टडी में लो। तो वो पुलिस वाला था, वो उस पर गुस्सा हुआ, एकदम से चिल्लाया। उसने कहा अबे घनचक्कर, इसे यहाँ क्यों लेकर आया, इसे चिड़ियाघर ले जा, भाग यहाँ से, भगा दिया। चलो फिर बात गई, खत्म हो गई। 2-3 दिन बाद वही पुलिसमैन घूम रहा है, पेट्रोलिंग कर रहा है अपने एरिया में, तो उसने देखा कि वही आदमी उसी बंदर को लिए फिर से घूम रहा। तो उसने बुलाया, उसने कहा भाई इधर आ, मैंने तेरे से कहा था इसे चिड़ियाघर ले जाइए, ले नहीं गया। कह रहा चिड़ियाघर लेके तो गया था, हम दिन भर वहां घूमे, मूंगफली खाई, फिर शाम को आ गए। तुम लोगों को समझ में नहीं आया मैंने क्या कहा? उस आदमी को भी समझ में नहीं आया कि उस पुलिसमैन ने क्या कहा। यह दिक्कत थी। उस पुलिसमैन ने कहा कि चिड़ियाघर ले जा, किस लिए कि चिड़ियाघर वालों की कस्टडी में दे दो। उसने सोचा ये कह रहा है कि बंदर को चिड़ियाघर घुमा लो, वो टिकट लेके गया, वहां पे चिड़ियाघर घूमता रहा, अपना दिन भर घूम रहा होता। कोई आदमी चिड़ियाघर में भी कि बंदर के साथ घूमता है। लेकिन उसने शब्द तो सुन लिया पुलिसमैन के कि पुलिसमैन ने कहा क्या, बात तो समझ में नहीं आई। लैंग्वेज सीखने और सिखाने में जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है ना, वो यही होती है, बैरियर्स की होती है कि कहने वाले ने जो कहा, सुनने वाले ने वही सुना, समझा नहीं। मैंने जो लिखा आपने वही पढ़ा, लेकिन आपने समझा नहीं। ये एब्स्ट्रैक्ट है, इसमें एसेंस होता है। हम उस एसेंस से हाथ धोए बैठे होते हैं, क्योंकि हम सेंस तो कभी यूज नहीं करते, अकल तो कभी यूज नहीं करते। हमें ऐसे लगता है जैसे ज्योग्राफी हमने याद कर ली, जैसे जीके हमने याद कर ली, हिस्ट्री याद कर ली, पॉलिटी याद कर ली, वैसे इंग्लिश याद कर लेंगे। हमें समझ में नहीं आता ये लैंग्वेज है, इसमें सेंस होता है, उनमें सेंस नहीं होता। यहां पे सेंस काम करता, वहां नहीं करता। हम समझ नहीं पाते, हम समझा ही नहीं पाते। टीचर बच्चों को नहीं समझा पाते कि तुम लैंग्वेज पढ़ रहे हो, इसमें सेंस बहुत काम करता है, इसमें एसेंस होता है, वो समझना पड़ता है, डेलिकेट चीजें नहीं समझ पाते लोग, क्या करोगे। मैं आपको समझाता हूं एक बात। सर आपने सेकंड एग्जांपल में कहा कि इसमें दादर होगा, जो पूछ रहा है उसे पता होगा कि किसको पूछ रहा है। मतलब कौन-कौन से मतलब बॉयज हैं। मान लीजिए सर किसी क्लास में 50 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है, उसमें 25% है, बाकी 25 एब्सेंट है। लेकिन उसे ये नहीं पता टीचर को मतलब कौन-कौन से स्टूडेंट, मतलब हमें स्टूडेंट नहीं है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल। हम राम मोहन सोहन की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्रैक्शन, वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्रैक्शन, नॉट अबाउट द इंडिविजुअल। हम ये थोड़ी करें कि राम साहब मोहन कहां गए, हम तो करें बाकी कहां है, बाकी में कोई भी हो, ठीक है। हम तो फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं ना बच्चे। एक मैं आपको चीज और बताता हूं। एक कोई आर्टिस्ट था, मान लीजिए कलाकार था, चाहे पोएट होता है या फिर कोई भी रहता, मतलब एस्थेटिक टाइप का पर्सन था, कला को समझने वाला, उसको अप्रिशिएट करने वाला ऐसा पर्सन था। कोई पोएट ही मान लीजिए था। एक दिन वो अपने ड्राइंग रूम में बैठा हुआ चाय पी रहा, तो उसने देखा कि ड्राइंग रूम में जैसे ये कोना वगैरह कॉर्नर पे कॉकवेब है, मकड़ी का जाला बन गया। तो उसने देखा बड़ा ध्यान से, बड़ा अच्छा लगा। उसने कहा भाई देखो नेचर में कितना अच्छा डिजाइन बनाया मकड़ी ने, ना ये कहीं बीटेक करने जाती है ना बीआर करने जाती है, लेकिन कितना अच्छा बना दिया। तो उसको बड़ा अच्छा लगा। उसने अपनी वाइफ को बुलाया, किचन में थी। उसने वाइफ से कहा कि अरे इधर आओ, देखो तुम्हें एक चीज दिखाएं। आ गई वाइफ। वाइफ से कहा कि ये देखो तुम्हें कुछ यहाँ पे कोने में नजर आ रहा है, ऊपर कॉर्नर में। उसने कहा हाँ मकड़ी का जाला है, ये काम वाली बहुत कामचोर है, काम नहीं करती, इसको बदलना पड़ेगा। आई बात समझे। उस मकड़ी के जाले में उस पोएट को कलाकारी दिख रही है, नेचर की सुंदरता दिख रही है, कुछ ऐसा मिल रहा है जिससे उसको सुकून मिल रहा है, चैन मिल रहा है। उसकी वाइफ को गंदगी नजर आ रही है। बस यही कहानी है। हम समझ नहीं पाते, हम एक ही चीज को देख रहे हैं लेकिन हम नहीं पकड़ पा रहे। हम एक ही बात, इतने बच्चे मेरे से बैठ के पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन क्या सारी बातें मेरी समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे। अगर समझ रहे होते तो सब अरुणा ढाका क्यों नहीं बने, सबकी पहली रैंक क्यों नहीं आई, सबके इंग्लिश में नंबर क्यों नहीं आए? नहीं आ पाते। अब ये मेरे हाथ की चीज नहीं है, तुम्हारे हाथ की है कि तुम मेरे साथ इन्वॉल्व कितना थे। तुम 100% मेरे साथ थे कि तुम पता चले अपने पड़ोसी के साथ खुटचाल में लगे थे, तुम अपना फोन निकाले हाथ में बैठे थे,
ठीक है, तुम फेसबुक पे इन्वॉल्व थे, तुम्हारा दिमाग कहीं और बाहर घूम रहा था, गोलगप्पे के यहाँ कि मोमोज वाले के यहाँ, ठीक है, तो भैया तुम अगर मेरे साथ 100% थे तो 100% ही जो मैं कहूंगा वो तुम समझोगे भी, सीखोगे भी, और मेरी 100% नॉलेज मेरे दिमाग से तुम्हारे दिमाग में चली जाएगी। लेकिन नहीं हो पाता ऐसा, ठीक है, हम नहीं कर पाते हर बार ऐसा। तो ये कमियां जो है ना, ये तुम्हारी तरफ से सही होनी है, मेरी, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अपना बेस्ट कर सकता हूं, कर रहा हूं, तुम अपना बेस्ट करना। किसी के साथ भी यूज हो सकता है, ठीक है। तो यही है, लैंग्वेज बड़ी डेलिकेट चीज होती है, यहाँ पे हमें समझना पड़ता है, यहाँ पे सेंस बहुत ज्यादा काम करता है, जो कि बाकी सब्जेक्ट्स में नहीं काम करता, क्योंकि वो नॉन लैंग्वेज हैं। हम डिफरेंस ही नहीं ढूंढ पाते कभी कि इसको अलग तरीके से सीखने की जरूरत है, हम वैसे ही सीखते हैं जैसे सारा कुछ सीखते हैं। एक छोटा सा ट्रिक और बता दूंगा, छोटा सा, ये इसलिए बता दे रहा हूँ। एक आदमी था, उसके घर में बड़ी खटपट होती रहती थी, खटपट मतलब यही अपना लड़ाई वड़ाई, तो बड़ा टेंस सा रहता था। तो उसके ऑफिस, अरे मेरा तो बड़ा मस्त है सीन, तो उसके घर पे, उसके ऑफिस में किसी के, उसके कलीग ने पूछा कि भाई तुम बड़ा आजकल नर्वस रहते हो, टेंस से रहते हो, क्या बात है? कह रहे हैं यार रोज घर घर की चक है, घर पे जाओ रोज, ये नहीं वो नहीं, इस बात पे लड़ाई उस बात पे लड़ाई। तो उसने कहा वाइफ की झूठी मूठी बड़ाई कर दिया करो, खुश रहेंगे वैसा। तो उसने कहा झूठी बड़ाई कैसे होती, मुझे तो आती नहीं। तो उसने कहा अरे कुछ भी ऐसी बात कह दो कि अच्छा लगे, जो सुनना चाहता हो सामने वाला आदमी, वही खुश हो जाता है सुन के। तो उसने कहा तू क्या करता है? उसने कहा मैं तो घर जाता हूँ, अपनी वाइफ से कह देता हूँ तुम आज बड़ी कातिल लग रही हो, ठीक है, और वो खुश हो जाती है, ठीक है, बस लड़ाई झगड़ा खत्म। तो उसने कहा मैं भी ऐसे कह दूंगा, तो आसान काम है। घर गया, अच्छा ओवर एक्टिंग देखो उसकी, ठीक है, जब आपको नॉलेज ना हो ना तो ओवर एक्टिंग नहीं करनी चाहिए। अब वो गया, ओवर एक्टिंग उसकी बंदे की देखो, घर गया, उसने सोचा झूठ मूठ में आज बड़ाई कर देता हूँ वाइफ की, मैं भी खुश हो जाएगी। तो उसने कहा मेरा दोस्त कहता है कातिल, मैं कातिल नहीं उसका सिनोनिम यूज करूंगा। उसने कह दिया तुम आज बड़ी हत्यारी लग रही हो। पड़ गया बेलन उसके, पड़ गया उस दिन भी एक बेलन। अब ये कौन समझाए इन मूर्खों को कि भाषा में चीजें बदल जाती हैं, तुम नहीं समझते। वो सिनोनिम याद करे बैठा है, रट्टा मारे बैठा है, याद किया, समझा तो है ही नहीं कुछ। एक शब्द जो है, दो शब्द हैं उनके सेम मीनिंग है, लेकिन उनमें से एक शब्द जो है उससे ज्यादा वैरायटी को कन्वे कर सकता है, हम नहीं समझ पाते। तो ये मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जो लैंग्वेज है ना बड़ी डेलिकेट चीज है। आप उसको वैसे मत सीखो जैसे आप ज्योग्राफी सीखते हो, पॉलिटिक्स सीखते हो, हिस्ट्री सीखते हो, वहां सेंस की जरूरत नहीं होती, यहाँ सेंस की जरूरत होती है भाई। यहाँ पे एक सेंटेंस सिचुएशन के हिसाब से मीनिंग बदल लेता है। हम याद करे बैठे होते हैं, हम जड़ हो जाते हैं, हम मूर्ख हो जाते हैं। तो यहाँ पे दादर आ गया, इसमें हो व्हाई डिड यू नॉट यूज अदर मेथड। अब देखो एक चीज समझना, बात तो सुनो। जैसे मेथड नाउन हमने लिखा सिंगुलर है, अब सिंगुलर नाउन के साथ में या तो अनदर आएगा या द अदर आएगा, अदर तो नहीं आएगा भाई। अदर तो तब यूज होगा जब नाउन प्लूरल और जनरल हो। ये नाउन सिंगुलर है मेथड, अब या तो अनदर लिखो या द अदर लिखो। अच्छा अनदर और द अदर लिखने में डिफरेंस क्या होगा कि जब हम द अदर लिखेंगे तो इसका मतलब होगा मेथड 2 थे, अनदर लिखेंगे तो इसका मतलब मेथड 2 से ज्यादा थे। मान लो कोई ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और उसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, ए और बी, तब तो आप क्या लिखोगे वहां पे द अदर। लेकिन मान लो उसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं, 4-5 तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है, अब क्या लिखोगे अनदर। तो या तो हम लिखे वहां पे अनदर या फिर हम लिखे द अदर। हालांकि दोनों बार में सिचुएशन बदल जाएगी, जो मैं आपको सेंस वाली बात कह रहा हूं ना वो काम करेगी वहां पे। जब आप अनदर लिखोगे तब आपका मीनिंग अलग होगा, जब आप द अदर लिखोगे तो मीनिंग अलग होगा, लेकिन लिखना उन दोनों में से किसी एक को पड़ेगा। ये नहीं लिख पाओगे जो भी लिखा हुआ है। अच्छा हमारे पास यहाँ पे कोई ऐसा गेस नहीं है कि ऐसा कोई हमारे पास हिंट नहीं है कि हम जान पाएंगे मेथड 2 थे या 2 से ज्यादा थे, ठीक है। तो जो चाहे करो, फिर मैं तो कहता हूं अपना चाहे अनदर लिख दो तब भी सही हो जाएगा या द अदर लिख दो तब भी सही हो जाएगा, जो लिखोगे उसके हिसाब से मीनिंग समझा जाएगा। सर अगर यही क्वेश्चन का दोनों ऑप्शन दिया रहेगा, ऐसे नहीं होता पेपर में, कभी ऐसे नहीं होता। मैं समझ नहीं पाता कि तुम लोग यार इतने दिन करते क्या रहे तुम 2 साल। मन में तो बहुत आ रहा है, लेकिन मैं कह नहीं रहा हूँ, बस डेमो है इसलिए नहीं कह रहा हूँ। हाँ, नहीं तो सब पेपर में एक क्वेश्चन आया 2 + 2 इक्वल्स, ऑप्शन दे दिया 4, ठीक है, 12/3, ठीक है, 4 और 4 FOUR। एक ऑप्शन आ गया ये 4, एक ऑप्शन आ गया ये 12/3, एक ऑप्शन आ गया ये 4 और एक ऑप्शन आ गया ये 4 FOUR। पगले हो हैं, पीके हो। या फिर दूसरा ऑप्शन आ गया, 3, 7, 9, 11। 2 + 2 = 3, 7, 9, 11 विच इज द आंसर। अबे ये क्वेश्चन है क्या? तुम्हें लगता है क्वेश्चन पूछना आसान बात है? मैं आपको 100 क्वेश्चन दूं मैथ्स के सॉल्व कर दो,
या मैं आपको 100 क्वेश्चन दूं प्रीपोजिशन के कि इन्हें सॉल्व करो, इनको ब्लैंक्स फिल करो, तो तुम कर दोगे, जल्दी से कर दोगे, और उल्टे सीधे जैसे भी सही गलत होंगे वो अलग की बात है, लेकिन कर दोगे। मैं तुमसे कहूं जरा 100 क्वेश्चन बना दो प्रीपोजिशन के, दिन लग जाएगा। मैं तुमसे कहूं 100 क्वेश्चन बना दो प्रॉफिट एंड लॉस के, तो दिन लग जाएगा। और मैं 100 क्वेश्चन दे दूं को सॉल्व कर दो, 1 घंटे में हो जाएंगे। तो भैया आंसर बताना आसान है, क्वेश्चन पूछना तो बहुत टेढ़ी खीर है। हमें लगता है सब क्वेश्चन बनाने वाला हमारे जैसा बेवकूफ है जो चाहेगा मन में लिख देगा। अरे भाई सिस्टमेटिक लिखेगा, कुछ ढंग का लिखेगा, जिसका अपना कोई रीजन काम करे, जिस पर लॉजिक काम करे, कि उल्टे सीधे दोनों आंसर दे दिए, चारों आंसर दे दिए, तब क्वेश्चन कहां रह गया। सो ये डर हमारे दिमाग में बैठे हुए हैं, ऐसा होता नहीं है। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं टेक्निकल पढ़ा के कुछ जाती तो नहीं कर देता कुछ बच्चों के साथ, ठीक है, कि बेचारे इतने भोले वाले होते हैं, सीख लेंगे, इनका दिमाग बस्ट हो जाएगा। अब बस्ट हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, सीजीएल देना है, बैंक की जॉब पानी, तो भैया मेहनत करनी पड़ेगी। अब कट ऑफ 137 जाती है। बहुत से इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिनके प्री के बच्चे इतने पास नहीं कर पाते कि मेंस का बैच बना लें। देख लो, दिमाग बस्ट हो या कुछ भी हो, करना तो है। 137 कट ऑफ जाएगी प्री की, ठीक है, 450 जाएगी आपके मेंस की। अब अगर इस कंपटीशन को तुम फेस कर सकते हो, अपने को तैयार कर सकते हो, तो आ जाओ। मेरे पार्ट से आपको इतनी भी कमी नहीं मिलेगी, मेरे पार्ट से मैं इतना भी कमजोर नहीं रहूंगा कि आप मेरे पे कभी उंगली उठा पाओगे सर आपकी वजह से मैं रह गया, नहीं तो निकल गया होता, ठीक है। अब तुम अपना कितनी मेहनत कर लोगे अपना देखो जाके, ठीक है। ये आसान बात रह गई अब 137 लाना, आसान बात रह गई 450 लाना। तुक्के उक्के वाले लोग सब छोड़ के कोचिंग लेना भी, तो ऐसा नहीं होता बच्चे, सब लॉजिक बेस्ड होता है, सब रीजन बेस्ड होता है। चलो खैर आते हैं, तो यहां पे आ जाएगा अनदर और द अदर। इस पे आ जाओ, हमने लिखा द अनदर ऑप्शन वाज इवन मोर कंफ्यूजिंग। अब एक चीज समझना, मैंने कहा आई नो अ मैन, सही हो गया। मैंने कहा आई नो द मैन, ये भी चलो भाई सही हो गया एक दूसरी सिचुएशन में। फिर मैं कह दूं आई नो द अ मैन, अबे ये क्या, मैंने कहा आई नो अ मैन, सही, आई नो द मैन, सही, आई नो अ द मैन, ये क्या सही। भाई द होता है डेफिनेट नाउन्स के लिए यूज किया जाने वाला आर्टिकल, एन होते हैं इंडेफिनिट नाउन के लिए यूज किया जाने वाला आर्टिकल। या तो नाउन इंडेफिनिट होगा या डेफिनेट होगा, दोनों एक साथ में तो नहीं हो जाएगा कि एक ही बार में एक नाउन डेफिनेट भी है इंडेफिनिट भी है, तो ये वाला तो गलत हो गया, ये सही है। अब जिस तरीके से ये गलत है उसी तरीके से ये वाला भी गलत है। भाई आपने अनदर लिखा तो अनदर में एन आर्टिकल होता है, इंडेफिनिट नाउन्स के लिए यूज किया जाता है, द हमने बताया डेफिनेट नाउन के लिए यूज किया जाता है। अरे तो ऑप्शन कोई एक ही तो होगा, या तो ऑप्शन इंडेफिनिट होगा तो केवल अनदर लिखो, या ऑप्शन डेफिनिट होगा तो द अदर लिखो। ये द अनदर क्या होता है, ये तो होते नहीं कोई, तो ये गलत हो गया। अब या तो लिखो द अदर या लिखो अनदर। अच्छा डिफरेंस क्या होगा, बात तो सुनो। जब हम अनदर लिखेंगे तो इसका मतलब होगा कि ऑप्शन 2 से ज्यादा थे। मान लो कोई क्वेश्चन एक हमसे पूछा गया और उसके 2 ऑप्शन दे दिए गए, ए और बी इनमें से चूज करो, तो हम क्या लिखेंगे, द अदर। लेकिन ऑप्शन मान लो जैसा कि हमारे एसएससी के पेपर में आते हैं 4 दे दिए, अब तो अनदर लिखना पड़ेगा। अब या तो द अदर लिखें तो सही हो जाएगा, या अनदर लिखें तो सही हो जाएगा। क्या वास्तव में बात सही है कि कुछ भी लिखें सही हो जाएगा? ऑप्शन 2 थे या 2 से ज्यादा? 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, इसीलिए अकल की जरूरत पड़ती है मूर्खों। मोर कंफ्यूजिंग लिखा हुआ है, कंपेरेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की। कंपेरेटिव डिग्रीज कब यूज करते हैं, जब कंपैरिजन 2 में या 2 से ज्यादा में, 2 से ज्यादा में, 2 से ज्यादा में सॉरी 2 में कंपैरिजन होगा तो द अदर। पता है क्या, हमारे पास हमेशा हिंट्स होते हैं, हम उनको देख नहीं पाते, हमारा नजरिया वैसा नहीं होता कि हम इंग्लिश को देखें। अब कितने बच्चे ऐसे हैं कि जिनकी नजर गई होगी मोर कंफ्यूजिंग पे कि हमारे लिए एक हिंट हो सकता है, हमें पता ही नहीं। हम पढ़ते लिखते सब रहते हैं, लेकिन जब पेपर में अप्लाई करने की नॉलेज की जरूरत पड़ती है तो हमारे हाथ पैर फूल गए, हमें पसीना छूट गया, पेपर हमारा नाश हो जाता है। बातें हमसे कोई हॉस्टल में करवाए, पीजी में करवाए, तो हम किसी को बोलने नहीं देते अपने आगे, बातों में हम इतने नाना है, ठीक है, नंबर हमारे कहीं आते नहीं। प्रैक्टिस बेस्ड नॉलेज नहीं है हमारी नॉलेज थ्योरेटिकल है, वो केवल हमारे दिमाग में है, हम उसको परफॉर्मेंस में कन्वर्ट नहीं कर पाते, दिक्कत ये। तो मोर कंफ्यूजिंग लिखा हुआ है, मोर कंफ्यूजिंग कंपेरेटिव डिग्री है। हमें पता है कि कंपेरेटिव डिग्रीज तब यूज की जाती है जब कंपेरिजन 2 में हो रहा हो। 2 में कंपेरिजन हो रहा है, किसका मतलब ऑप्शन 2 रहे होंगे, जब ऑप्शन 2 रहे होंगे तो द अदर लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि कोई हिंट नहीं था तो हम द अदर लिख दें, अनदर लिख दें, कोई भी सही है। लेकिन यहाँ पे तो मोर कंफ्यूजिंग लिखा हुआ है, इसका मतलब ऑप्शन तो 2 ही रहे होंगे, 2 ही रहे होंगे तो द अदर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बच्चे, सर ये अनदर जो है मतलब जब 2 में से कोई एक चीज चूज करनी हो तब नहीं, अनदर तब यूज होता है जब कोई नाउन इंडेफिनिट हो। जब हम 2 की बात कर रहे होते हैं तो दूसरा हमेशा डेफिनेट हो जाता है। सर अनदर जो होता है 2 से ज्यादा मतलब कि 2 से ज्यादा के लिए, हाँ 2 से ज्यादा के लिए सही है, और द अदर 2 के लिए, 2 के, हाँ। लेकिन सर आपने अनदर के आगे सिंगुलर लिखा हुआ है। अरे अंकल
अनदर को जिस नाउन के साथ लिखोगे वो सिंगुलर होगा, लेकिन यूज तब करोगे जब बात दो से ज्यादा की हो रही हो। एक चीज सुनो, मैंने कहा ईच बॉय इज हैप्पी, तो मैंने ईच बॉय इज हैप्पी लिख दिया, इसका मतलब बॉय एक ही है क्या? हाँ, प्लूरल है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का डिटरमिनर है, इसलिए नाउन सिंगुलर लिखा। लेकिन ईच बॉय का मतलब ये तो नहीं होगा कि बॉय एक ही है। ईच बॉय इज हैप्पी का मतलब पता क्या हुआ? क्या इन दोनों सेंटेंसेस के मीनिंग अलग अलग हैं? सेम है ना। फिर तो मैं कह रहा हूं कि जो अदर के साथ नाउन लिखोगे वो सिंगुलर होगा, लेकिन अदर यूज कब करोगे? जब दो की बात कर रहे हो, ठीक है ना। बहुत कंफ्यूजन, बहुत धुंधला धुंधला हमारी आंखों के सामने है। फिर भी मैं इन बच्चों को बड़ा मतलब मेरा, हालांकि करूंगा तो नहीं, लेकिन कई बार मन होता है कि इनको मैं सैल्यूट करूं कि इन्होंने बिना समझे इतनी बातें याद कैसे कर ली। मेरे से तो एक बात नहीं याद होती। मैं आज तक कभी अपने कोई भी पेपर मैंने दिया, चाहे अपना डिग्री का दिया या 10th 12th का दिया, मैं कभी जो एक कॉपी मिलती थी ना बोर्ड से या यूनिवर्सिटी से, एक के अलावा कभी दूसरी कॉपी भर ही नहीं पाया। एक में वो 16 17 18 पेज होते थे, उतने मेरे से लिखा जाता था। मेरे साथ के होते थे 15 5 7 8 ऐसे कॉपी भर के लिखते थे। मेरे को समझ भी नहीं कर क्या रहे। अच्छा, नंबर मेरे ज़्यादा आते थे, बजाय उल्टा कॉपी 5 उसने भरी, मेरी एक ही रही, नंबर मेरे ज़्यादा है। टीचर्स टेक्निकल थे ऑब्वियस, तब के टीचर थे। अब तो टीचर हैं, अब तो चीटर हैं सब, ठीक है। कहाँ चीटर हैं? कौन सिखाने आया मुखर्जी नगर? कोई मौसा मुझे तुम्हारे बैठे जो तुम्हें फायदे के लिए बैठे, सब जेब काटने के लिए बैठे हैं। दुनिया के तरीके यूज करेंगे कि ऐसे बच्चों को चेपना है, ये आओ तुम्हें ये कर देंगे, चेप देंगे। मुखर्जी नगर में मैं आपको बताता हूँ, कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो बताते हैं कि गर्ल्स के लिए अलग से डिस्काउंट है, गर्ल्स को डिस्काउंट देते हैं। क्यों भैया? गर्ल्स क्या सारी गरीब घर से ही आती है पढ़ने यहाँ? क्या गर्ल्स पे उनके घर वाले पैसे नहीं खर्च करते? मुझे लगता है उल्टा है। अगर लड़की पढ़ने वाली हो तो घर वाले जरूर पैसे खर्च करते हैं, लड़के को भले एक बार ना दें, ठीक है। और यहाँ पे इंस्टीट्यूट वाले लड़कियों को डिस्काउंट दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं वो मुझे तुम्हें सबको ही पता है। ये इतने गिरे हुए हैं, नीच है। ये टीचर नहीं है, ये चीटर है। ये तो तुम्हारी जेब काटनी है, तरीका कोई भी यूज करना पड़े, चाहे झूठ बोलना पड़े। इंग्लिश के पेपर में पाए 180 प्लस लगा देते हैं साथ में। लव गुप्ता जिसका 6th रैंक की बात कर रहा हूं, उसके 173 आए, ठीक है। अभी अपने फंक्शन में भी आएगा। अरुणा ढाका के 100 हमें लगता है 70-75 उसके भी आए। टॉपर के 180 नहीं आ रहे, तुम सबको इन जनरल 180 बांट रहे हो। तो जो आदमी अपना झूठ से एडवर्टाइजमेंट शुरू कर रहा है वो क्लास में कितनी ईमानदारी बरतेगा? मैं आज तक पता कितना लिख पाया हूं एडवर्टाइजमेंट के नाम पर? बस इतना लिख पाया हूं, ज्वाइन फॉर श्योर सक्सेस। मेरे एडवर्टाइजमेंट अगर आपको कुछ मिलेगा ना तो ये लिखा हुआ मिलेगा कि ज्वाइन फॉर श्योर सक्सेस। मैं कभी नहीं लिखता कि 45 प्लस पाएं, 180 प्लस पाएं। अरे मेरे हाथ में थोड़ी है, मैं कैसे दे दूंगा? तुम मेहनत ना करो तो मैं कैसे दे दूंगा? जो एडवर्टाइजमेंट अपना झूठ से कर रहा है वो तुम्हें लगता है तुम्हारे साथ ईमानदारी बरतना चाहता है? वो चेपेगा। कोई मौसा मौसी किसी के नहीं है मुखर्जी नगर में, सब यहाँ पे दुकान खोले बैठे। तो हमारे टीचर असली टीचर थे एक्चुअल में। ये क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। मैं ये ऊपर वाले 4 एग्जाम्पल मिटाऊंगा अगर तुम्हें समझ में आया तो। चलो ठीक है, थोड़ा सा स्पेस चाहिए। हाँ पूछो बच्चे, मिटा देते हैं। 5th एग्जाम्पल को थोड़ा सा समझना है आपको। हमारे टीचर ऐसे थे कि कूटते दबाके थे, बहुत कूटते थे खूब। जैसे फिजिक्स वाले केमिस्ट्री वाले टीचर तो बहुत मरकट थे, ठीक है, लेकिन भाई पढ़ाया भी उन्होंने गजब। मेरे फिजिक्स के टीचर की ही वजह मैं आपको बताऊं कि आज भी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स है। मैं आपको पढ़ा इंग्लिश रहा हूं वो अलग बात है, ठीक है। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स है। मेरे को फिजिक्स जितना फैसिनेट करता है इंग्लिश उतना कभी नहीं कर पाता, लेकिन अब काम धंधा है, रोजी रोटी के लिए इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मजे की बात है कि इंग्लिश में मेरे को कोई मजा ही नहीं। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट आज भी वही है। तो टीचर इतने गजब थे, उनका इन्फ्लुएंस आज भी नहीं खत्म हुआ। उन्होंने एक ऐसी चीज समझाई, एक ऐसा कुछ हमें दिखाया कि हमारा एंगल उधर टर्न हो गया। लेकिन मुझे लगता है कि इंग्लिश रोजी रोटी के लिए पढ़ाना शुरू कर दिया। अब इसमें भी अच्छा लगता है, और इसको आपने पढ़ाने का तरीका भी मेरा देखा होगा कि आपको लगता होगा कि मैं मतलब उसी टच में पढ़ाता हूँ, जो मतलब एक साइंटिफिक वे होता है पढ़ाने का ना, मैं उसी तरीके से डील करता हूँ इंग्लिश को। कोई नहीं, पहले दिन में 3 देर में जान नहीं पाया, घन चक्कर इतनी देर में जेब कट जाती है, तो जान नहीं पाया। इतनी देर में चेपने वाला तेरे को चेप भी देता। चलो खैर, ये क्वेश्चन हमारा लिखा। इस क्वेश्चन को समझने से पहले 2 सेंटेंस लिखूंगा मैं, जो चाहूंगा कि आप मेरे को जरा एक बार बताएं कि इनका मतलब क्या है। माई ब्रदर लिव्स इन आगरा एंड माई ब्रदर्स लिव इन आगरा। बेटा इन दोनों में से कौन सा सेंटेंस गलत? माई ब्रदर लिव्स इन आगरा कि माई ब्रदर्स लिव इन आगरा?
चुप रहा, जिससे पूछता हूं उसी को बताने दिया करो। दोनों सही है दोनों सही है, मीनिंग बताना जल्दी से दोनों का। सर। पहले वाले सेंटेंस में सर उसका एक ही भाई एक ही भाई है और आगरा में रहता है, गुड, बढ़िया। सेकंड वाले में और सेकंड वाले में सर मतलब उसके कई भाई हैं। कई भाई हैं और आगरा में रहते हैं, ठीक है, सही बात कह रहा है बच्चा। ये माई ब्रदर लिव्स इन आगरा का मतलब मेरा एक भाई है जो आगरा में रहता है। माई ब्रदर्स लिव इन आगरा, मेरा कई भाई हैं और आगरा में रहते हैं सारे। लेकिन एक सिचुएशन सोचो कि भाई कई है, आगरा एक में और आगरा में एक ही रहता है। मेरा एक भाई है, आगरा में रहता है, ये रहा सेंटेंस। मेरे कई भाई हैं और सब आगरा में रहते हैं, ये रहा सेंटेंस। मेरा भाई कई हैं, आगरा में एक रहता है। क्या ये रहा सेंटेंस? एक भाई आगरा में रहता है, ये रहा। कई भाई सब आगरा में रहते हैं, ये रहा। भाई कई आगरा में एक ही रहता है। आप क्या करोगे? माई ऑफ ब्रदर लिख दोगे? आप माई ब्रदर लिख दोगे? नहीं लिखो, क्या लिखना पड़ेगा? वन ऑफ माई ब्रदर्स लिव्स इन आगरा। वन ऑफ माई ब्रदर्स देखिए, जो डिटर्मिनर्स होते हैं ना, मैंने आपसे कहा ना कि मैं डेमो के लिए आज आपको ये कॉन्सेप्ट उठा के पढ़ाने लग गया। ये डिटर्मिनर एक बहुत बड़ा चैप्टर है, ये उसका छोटा सा फ्रैक्शन है जो मैं आज आपको समझा रहा हूं। अदर अंदर डिटर्मिनर बहुत ज्यादा है, ये एंड द आर्टिकल भी डिटर्मिनर ही है। तो उसमें क्या होता है, कुछ डिटर्मिनर्स ऐसे हैं जो क्वांटिटी को या नंबर को रेफर करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये जो एन आर्टिकल है, माई, योर, हिज, हर हैं, दिस, दैट, दिस, दोज हैं, ये डिफाइनिंग डिटर्मिनर्स हैं। और एक ही मतलब इनको ग्रुप ए में रखा गया है, और ग्रुप ए के कोई दो डिटर्मिनर एक साथ नहीं यूज होते। ये बात जब मैं आपको कभी चैप्टर ही पूरा पढ़ाऊंगा डिटर्मिनर तो ज्यादा अच्छे से समझा दूंगा। तो ये दोनों जो है ना वो एक ही ग्रुप के डिटर्मिनर हैं, इसलिए एक साथ नहीं यूज होंगे। जो आर्टिकल्स हैं और जो पॉजेसिव केसेस होते हैं, माई, अवर, योर, हिज वगैरह एक साथ नहीं यूज होते। तो फिर हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ग्रुप ए के दो डिटर्मिनर एक साथ नहीं आते। तो इसलिए वो गलत हो गया, ये सही हो गया। अब अगर ये गलत था तो क्या ये वाला गलत नहीं होगा? ये भी होगा भाई। हिज क्या हो गया? पॉजेसिव केस हो गया, ठीक है। अनदर में एन आर्टिकल हो गया, ये तो गलत हो गया। तो यहां पे एक चीज ध्यान देना कि अगर हम कभी भी कोई पॉजेसिव केस का डिटर्मिनर लिखें, जैसे माई लिख दें, आवर लिख दें, योर लिख दें, या जो कि हिज लिखा हुआ है हिज लिख दें, देयर लिख दें, हर लिख दें, इट्स लिख दें, तो ये जो पॉजेसिव केस के डिटर्मिनर होते हैं इनके साथ जब भी यूज करना तो केवल अदर। इनके साथ अनदर गलत हो जाएगा, क्योंकि अनदर में जो एन आर्टिकल होता है ना वो भी ग्रुप ए का ही डिटर्मिनर होता है, और ग्रुप ए के दो डिटर्मिनर से एक साथ गलत। इसलिए कहता हूं कि रूल्स नहीं याद किए जाते। अब जैसे किसी ने रूल याद कर लिया कि अदर सिंगुलर के साथ नहीं आएगा, अरे ये तो आ रहा है। आप सिचुएशन सीखो, आप कब सही होता है, क्यों सही होता है वो सीखो, आप याद मत करो। बच्चा क्या करता है, सीखेगा कुछ नहीं, वो बस इतना याद कर लेगा। ये जो 3 सेंटेंस लिखे ना बच्चे, ये तो बस एक माध्यम है सिखाने के लिए। जो सीखना है वो तो इससे कहीं ज्यादा है। मैंने सेंटेंस 10 लिखे, लेकिन जो एक्चुअल में आपको सिखा रहा हूं वो 400-500 सेंटेंस का काम कर रहा हूं। तो बच्चा क्या करता है, वो उन 10 पे फोकस रह जाता है। बच्चा बस रूल याद करे रहता है, वो जान ही नहीं पाता ये रूल वायलेट भी हो सकता है डिफरेंट सिचुएशंस में जाकर, और हो जाते हैं। तो हमें पता है कि जो पॉजेसिव केसेस होते हैं ग्रुप ए के डिटर्मिनर हैं, एन आर्टिकल भी ग्रुप ए के डिटर्मिनर हैं, दोनों एक साथ आएंगे नहीं। अब जब दोनों यहां नहीं आएंगे तो फिर यहां भी नहीं आएंगे, तो हमें इसको लिखना पड़ेगा हिज अदर अंकल इज अ बैंक मैनेजर। अगला देखो, वी हैव गॉट नो अदर अल्टरनेटिव। हमने कहा भाई हमारे पास कोई दूसरा तो अल्टरनेटिव है नहीं, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। ये तो बहुत ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है जो मैंने अभी लिखा है, आपका जो 6th सेंटेंस है। एक इंग्लिश में वर्ड होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, अल्टर ईगो। कोई मुझे बताएगा इसका मतलब? अल्टर ईगो का मतलब क्या होता है? कि आपके साथ विचार मिलते हैं। अल्टर का मतलब होता है अदर, ईगो का मतलब होता है आई। ईगो का मतलब स्वयं होता है, ईगोइस्ट होता है ना पर्सन, अपने बारे में बात करते रहने वाला, ठीक है ना। तो ईगो का मतलब होता है स्वयं, खुद। अल्टर का मतलब होता है अदर, अनदर सेल्फ। कोई मान लो ऐसा पर्सन है जो आपके जैसे ही सोचता है, आपके जैसे उसका बिहेवियर है, आपके जैसे ही उसकी थिंकिंग है, तो वो आपका अल्टर ईगो हो गया, ठीक है। लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है शायद ये। तो अल्टर का मतलब अदर होता है, ईगो का मतलब आई होता है, तो अल्टर ईगो का मतलब हो गया कोई मेरे जैसा बिल्कुल। अगर अल्टर का मतलब अदर होता है तो अल्टरनेटिव का मतलब अदर ऑप्शन होता है।
अब जब अल्टरनेटिव का मतलब अदर ऑप्शन होता है तो अदर तो गलत लिखा हुआ है, भाई जरूरत क्या रह गई। मैं लिख दूं वी कैन नॉट बी एबल टू गो देयर, ये सही है गलत? वी कैन नॉट बी एबल टू गो देयर गलत हो गया। या तो लिखो वी आर नॉट एबल टू गो देयर, या लिखो वी कैन नॉट गो देयर। तो जब अदर लिखी रखा है तो अल्टरनेटिव मत लिखो, ऑप्शन लिख दो। वी हैव गॉट नो अदर ऑप्शन, वी हैव गॉट नो अदर चॉइस। अच्छा अल्टरनेटिव लिखना चाहते हो तो फिर अदर मत लिखो, दैट इज अंडरस्टूड इन इट्स मीनिंग, वो उसके मीनिंग में अंडरस्टूड है। तो जो अल्टरनेटिव नाउन होता है, ध्यान दो, इसके साथ अदर अनदर मत लिखा करो, उसके मीनिंग में अंडरस्टूड होते हैं। अदर अनदर लिखना है तो फिर अल्टरनेटिव हटा के कोई दूसरा नाउन यूज कर लो, चॉइस लिख दो, ऑप्शन लिख दो, ठीक है। अल्टरनेटिव लिखना चाहते हो तो फिर मत लिखना। तो हम लिखेंगे वी हैव गॉट नो अल्टरनेटिव, या हम लिखेंगे वी हैव गॉट नो अदर ऑप्शन। एक बच्चा सुबह आया, वो अभी शायद क्लास में इसमें बैठा हो, वो कह रहा है सर जॉब लग जावा दोगे? कह रहा है इंग्लिश पढ़ाऊंगा, जॉब लगवा दोगे? भाई मैं कोई पैसे लेकर किसी को काम करवाने वाला आदमी थोड़ी हूँ, मैं आपको काबिल बना दूंगा। मतलब मेरी तरफ से जो इनपुट चाहिए वो सारे दे दूंगा, आपको काबिल बनने के लिए जो जो चीजें जरूरत है वो सारी करूंगा। अब तुम अपनी तरफ से तुम अपने काम करना। ये केवल एक का काम नहीं है ना, केवल टीचर कुछ नहीं कर सकता अगर बच्चे सीखने वाले ना हो। अच्छा कई बार होता क्या है, जैसे ये डेमो वेमो किस लिए देने पड़ते हैं, मुझे कभी शुरू में समझ भी नहीं आया कि डेमो किस लिए दे रहे हो। हम स्कूल पढ़ने के डेमो तो कभी नहीं लिया, स्कूल गए से पहले एडमिशन लिया, बाद में क्लास मिली, यहाँ पे डेमो क्यों? लेकिन जरूरी है, जरूरी इसलिए कि बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत यहाँ पे भीड़ है, अलग अलग टाइप के लोग हैं, भांति भांति के लोग हैं यहाँ पे, तो जानना एक दूसरे को बड़ा जरूरी है। तो फिर मैं डेमो का सपोर्ट करता हूँ अब, लेकिन केवल 2 क्लास का, जो कि आज हो जाएंगी, ठीक है। असल में होता है, देखो एक तो ये बात हो गई कि भीड़ है, आपको पता होना चाहिए कौन क्या है कैसा नहीं, वो स्कूल वाली बातें अलग थी। दूसरी बात ये है कि जैसे मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, जब हम दोनों एक ही तरीके से चीज़ों को सोचते समझते देखते होंगे ना, तब हम अच्छा रिजल्ट ले पाएंगे। मान लो मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ, आप खराब स्टूडेंट हो, तो मैं आपके किसी काम को नहीं आऊँगा। मैं बहुत खराब टीचर हूँ, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, तो भी मैं आपके किसी काम नहीं आऊँगा। पढ़ाने वाला बहुत अच्छा, पढ़ने वाला गधा, क्या कर लोगे? पढ़ने वाला बहुत अच्छा, बच्चा आया बड़ा मेहनती है, समझना चाहता है, सीखना चाहता है, लेकिन पढ़ाने वाला रूलियर रह जा रहा है, वो सिखाई नहीं रहा, अब क्या कर लोगे? तो अगर हमारे तरीके एक दूसरे से मैच करते हैं तो मैं आपको बहुत ज्यादा फायदा दिला पाऊंगा, आप मेरे से बहुत ज्यादा फायदा उठा पाओगे। लेकिन पता चला मेरा सिखाने का तरीका आपका सीखने का तरीका मैच नहीं कर रहा, तुम्हारी किताब से रूल से पढ़ने की आदत पड़ी है, तुम्हारा मीनिंग निकालने की आदत पड़ी है, मैं मीनिंग सबसे पहले छुड़वा देता हूं, तो फिर मैं तुम्हारे किसी काम का नहीं, भाग जाओ यहां से। तो ये डेमो इसलिए और जरूरी है कि क्या वास्तव में वही तरीका है सीखने का, क्या ये जो पढ़ा रहे हैं ये हम सीख जाएंगे, ऐसे सीख जाएंगे तो आते रहो, नहीं तो मैं भागो, ठीक है। तो इसलिए जरूरी है, जब एक जैसे लोग मिल जाते हैं ना तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट लाते हैं। पढ़ाने वाला अच्छा, पढ़ने वाला गधा, ठीक है, पढ़ने वाला अच्छा, पढ़ाने वाला गधा, लोग क्या कर लोगे? नो अनदर मैन कैन रन फास्टर देन उसेन बोल्ट। अब एक चीज यहां पे समझना, मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई हैव नो बुक, आई हैव अ बुक। अब देखो बुक यहां भी नाउन है, बुक यहां भी नाउन है, यहां बुक नाउन के साथ हमने डिटरमिनर नो यूज किया, यहां पे आर्टिकल यूज किया। एन आर्टिकल जो होते हैं ना 1 की वीकर फॉर्म होते हैं, और नो आर्टिकल होता है इसका मतलब 0 होता है। नो भी डिटरमिनर है, एन आर्टिकल भी डिटरमिनर है। एन आर्टिकल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? 1 की वीकर फॉर्म होते हैं। अगर नंबर को स्ट्रेस करना है तो हम कह देंगे 1, आई हैव 1 बुक। अगर नंबर को स्ट्रेस करना है कि हाँ भाई 2 4 5 10 नहीं है, बस एक ही है, तो आई हैव 1 बुक। नहीं नंबर को स्ट्रेस करना है तो ये लिख दो। तो एन आर्टिकल जो होते हैं 1 की वीकर फॉर्म होते हैं, इनका मतलब 1 होता है, नो का मतलब सबको पता है 0 होता है। अब मैंने कहा आई हैव नो बुक, ये सही, मैंने कहा आई हैव अ बुक, ये भी सही, फिर मैंने कहा आई हैव नो अ बुक, ये क्या भाई? ये क्या हुआ? नो का मतलब 0, ए का मतलब 1, या तो 1 बुक होगी या 0 होगी। ये दोनों बातें एक साथ कैसे? लो गलत हो गया। या तो लिखो आई हैव नो बुक या लिखो आई हैव अ बुक, ये कौन सी बात हुई? आई हैव नो अ बुक, नो का मतलब 0, ए का मतलब 1। अब दोनों काम एक साथ तो नहीं हो सकते, या तो बुक है या नहीं है, नहीं है तो नो, और है तो 1। आया कुछ समझ में? क्या आया?
अनदर में जो हम एन लिखते हैं इसका मतलब एक किसी इंडेफिनिट की बात हो रही है, नो लिख दिया तो जीरो हो गया। अभी दोनों एक साथ तो नहीं आएंगे। तो हमें लिखना पड़ेगा नो अदर मैन कैन रन फास्टर देन उसेन बोल्ट। अब देखो मैन नाउन सिंगुलर है लेकिन फिर भी हमने उसके साथ अदर लिखा, तो इसलिए कहता हूं कि रट्टा मत मारा करो, वो अलग बात है यार, समझो उसको, सिचुएशन समझो। हम सिचुएशन में कुछ नहीं समझते, याद करके बैठ जाते हैं, इधर आएगा प्लूरल के साथ। यहां पे एक चीज समझना, जैसे नो है, सम है, फ्यू है, सेवरल है, मैनी है, ऑल है, एवरी है, ये सब न्यूमरल्स हैं, ये सब नंबर को रेफर करने वाले डिटरमिनर्स हैं। अगर इन्हें कभी भी यूज करोगे तो इनके साथ अनदर मत लिखना, अदर लिखना हमेशा। नाउन सिंगुलर है प्लूरल कैसा भी हो। तो जैसे एन आर्टिकल होते हैं ना, ये नंबर को रेफर करते हैं, मैंने भी बताया ना, इनका मतलब वन होता है। इंग्लिश में और भी ऐसे डिटरमिनर्स हैं जो नंबर को रेफर करते हैं, सम है, मैनी है, फ्यू है, ऑल है, ठीक है, वो आगे पढ़ते रहोगे तो सीख जाओगे। अब ध्यान के रखना है कि जब तुमने नंबर को रेफर करने वाला एक डिटरमिनर लिख ही दिया है तो फिर एन मत लिखो, फिर सीधे अदर आएगा, वो नाउन सिंगुलर प्लूरल कैसा भी हो। अगर मैं कोई भी नंबर को रेफर करने वाला डिटरमिनर यूज कर दूंगा, कोई भी न्यूमरल यूज कर दूंगा, तो फिर वहां पे मुझे डिटरमिनर अदर ही लिखना पड़ेगा, अनदर नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि अनदर में जो एन आर्टिकल होते हैं वो भी न्यूमरल ही होते हैं, नंबर को रेफर करते हैं। नंबर को रेफर करने के लिए तो मैंने नो लिख दिया, सम लिख दिया, मैनी लिख दिया, फ्यू लिख दिया, तो क्या जरूरत रहेगी। तो हमें लिखना पड़ेगा नो अदर मैन कैन रन फास्टर देन उसेन बोल्ट। 8th क्वेश्चन, हरी आई डोंट लाइक बर्गर, ब्रिंग मी अनदर थिंग। मैंने कहा भाई मैं बर्गर नहीं खाता, कुछ और लेकर आ मेरे को। एक बात तुम लोगों को शुरू में पूछनी चाहिए थी, तुमने पूछी नहीं, मैंने बताई नहीं, क्योंकि मुझे यहां बतानी थी। ये बच्चा थोड़ी सी हमें लगता है दिमाग लगा रहा था, लेकिन इसका वही रट्टे वाला भी दिमाग है, वो चीजें नहीं पूछ पाया जो उसको पूछनी थी, ये कुछ और पूछ गया। एक चीज सोचो कि हम अदर अंदर यूज क्यों करते हैं भाई, हम अदर और अनदर क्यों यूज करते हैं। एन तो पता चल गया नंबर को रेफर करने के लिए यूज करते हैं, ये किस लिए यूज करते हैं, ये किसी एक को किसी दूसरे से रिलेट करने के लिए, कि पहले से हमारे पास कुछ एक है, उसके रिलेशन में दूसरे की बात कर रहे हैं, एक से रिलेट करके दूसरे की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो ये हमारे पास ए हो गया, अब ए से हम बी को रिलेट कर रहे हैं, अगर वो बी डेफिनिट है तो आएगा द अदर, इनडेफिनिट तो आएगा अनदर। कहने का मतलब हम अदर अनदर तभी यूज करते हैं जब हमारे पास पहले से कुछ हो रिलेट करने के लिए। जैसे मैं आदमी वाली अभी बात कर रहा था ना आपसे, मान लो कोई आदमी है और उसका एक ही हाथ है, एक हाथ नहीं है उसका, अब क्या तुम अनदर हैंड कह लोगे, द अदर हैंड कह लोगे, नहीं कह पाओगे ना, क्यों, क्योंकि रिलेट करने के लिए तो कुछ है ही नहीं भाई। कोई भी चीज अदर या अनदर तब डिक्लेयर की जाती है जब आप उसको किसी से पहले रिलेट करो, कुछ है ही नहीं रिलेट करने के लिए, अब कैसे करोगे। तो यहां पे अदर अनदर नहीं यूज कर पाओगे। अब यही सिचुएशन यहां है, मान लो मैं कहीं गया रेस्टोरेंट में, हम लोग गए, मैंने वहां पे बर्गर खा लिया, मैंने कहा भाई बर्गर हो गया, चलो अब कुछ और लाओ। अब कुछ और का मतलब कुछ भी लिया मेनू में से, ठीक है, तो अनदर थिंग। अब पता चला मैंने बर्गर खाया ही नहीं, अब अनदर हो जाएगा क्या। अनदर का मतलब एडिशनल होता है, मतलब कुछ एक पहले से उसमें कुछ और ऐड कर दिया, जो ऐड कर दिया वो डेफिनिट है तो द अदर, इनडेफिनिट है तो अनदर। लेकिन जब पहले से कुछ है ही नहीं, अब मैंने बर्गर खा लिया, उसके बाद में कुछ और मंगा रहा हूं तो अनदर हो गया। मैंने तो अभी कुछ भी नहीं लिया, मेरे लिए तो जो आएगा वो पहली बार आएगा, तो अनदर कैसे यूज कर दिया मैंने, अनदर तो तब यूज कर दिया पहले से तुम्हारे पास कुछ हो, तो एक गलत यूज हो गया। समथिंग एल्स लिखो, एल्स पता क्या करता है, एक्सक्लूजन शो करता है, एल्स शो करता है एक्सक्लूजन। मैं आपको देखो समझाता हूं अगर आप बातें समझ पाओ। वैसे मुझे लगता है मेरे पास ज्यादातर बच्चे बीटेक ईटेक वाले पढ़ने आते हैं तो उनको मेरी बातें समझ में आ जाती हैं, एग्जाम्पल से ही समझाएंगे आपको। होता है जब मैंने आज से 2 या 2.5 साल पहले अपना इंस्टीट्यूट शुरू किया था, पहले मैं एक संस्थान विशेष है उसमें पढ़ाया करता था। मुखर्जी नगर में ज़्यादातर बच्चों को सबसे पहले पागल बनाने का मौका उन्हीं को मिलता है, ठीक है, सबसे पहले जाके बच्चा उन्हीं से पागल बनता है, फिर उसको आंख खुलती है भाई यार इन्होंने तो बदतमीजी दी, ठीक है, फिर वो दूसरों के पास पहुंचता है रोता गाता, ठीक है। तो मैं पहले उन्हीं संस्थान विशेष में पढ़ाया करता था।
फिर मैंने छोड़ दिया उनको, मैंने कहा यार तुम्हारे साथ मेरी पट्टी नहीं, तुम्हारे आगे जो बच्चे होते हैं वो ठीक नहीं होते हैं। या तो मैंने उनको एक मतलब ऑप्शन दिया, मैंने कहा आप मेरे को जो बच्चे दो ना वो स्क्रीनिंग करके दो, आप हर एक को मेरे बैच में मत भेजो, हर एक को मैं नहीं सिखा सकता, मुझे अपनी लिमिट्स पता है, हर एक मेरे से सीख भी नहीं सकता, वो कितने भी मतलब कुछ भी कर ले। मैंने कहा मैं एक क्लास के बच्चों का टीचर हूं, मैं मास्टर्स का टीचर नहीं हूं, मैं एक पर्टिकुलर क्लास को समझने वाली क्लास का टीचर हूं, उनके से मैं अति करवा दूंगा। लेकिन अब जो सिंसियर ही नहीं है, जिसको अकल ही नहीं है, उसका मैं क्या करूंगा। तो मैंने उनसे कहा कि भाई मेरे को अगर आप चाहते हो कि मैं आपके यहाँ पढ़ाता रहूं तो मेरे को स्क्रीनिंग करके बच्चे दो, अब ये हेडेक मेरे से बर्दाश्त नहीं होती। स्क्रीनिंग लो, एक टेस्ट लो, जो बच्चा 60% से ऊपर लेकर आए वो मेरे को दे दो पढ़ाने के लिए, मैं उसको 100 पहुंचा दूंगा, और बाकी ये तुम्हारा घास कूड़ा सब मैं डील नहीं करूंगा। खैर वो ऐसा क्यों करते, ठीक है, उन्होंने किया नहीं, मैंने छोड़ दिया। तो जब मैंने अपना पहला बैच बनाया उनको छोड़ने के बाद में, तो उसमें आए 3 बच्चे। खैर आज तीनों ही सिलेक्टेड हैं, और आप जब ये फंक्शन हो रहा है उसमें आएंगे भी। पहले बैच में आए 3 बच्चे, तीनों बीटेक थे, ठीक है, वो तीनों आए, आज आप लोग देख ही रहे हो। तो ये वही बच्चे हैं जिन्होंने मेरे को आगे लेकर गए, काम उन्होंने किया, नाम उनका हुआ, जॉब उन्हें मिली, नाम मेरा हुआ, ठीक है। हमने एडवर्टीजमेंट ना के बराबर किया, लेकिन नाम उन्होंने काम इतना किया कि हमारे पास बच्चे बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। तो मुझे बड़ा भरोसा रहता है आप लोगों को, मैं कितना भी टेक्निकल हो जाऊंगा ना पढ़ाते टाइम तो आप समझ पाओगे, नहीं तो आप देख रहे होगे कि 10 ही एग्जाम्पल है, मैं 1 घंटे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इतनी देर लोग में 150 एग्जाम्पल करवा देते हैं, ठीक है। तो ये 10 एग्जाम्पल समझना 1 घंटे में बड़ी टेढ़ी खीर होती है, ना सब समझा पाते हैं ना सब समझ पाते हैं, लेकिन हाँ जो समझ पाते हैं समझा पाते हैं वो फिर काम। तो मैं क्या कह दूंगा, आई नो एवरीबडी, एवरीबडी कह दूंगा। लेकिन फिर मैंने ध्यान से देखा यार इसमें ये वाले कुछ लोग मेरे को समझ में नहीं आ रहे, ये कौन है, मान लो ये बी सेक्शन है, मैंने कहा ये लोग मेरे को समझ में नहीं आ रहे। क्या अगर ये ऐसे लोग इसमें रहें जिनको मैं नहीं जानता रहूं और मैं कह सकता हूं आई नो एवरीबडी, नहीं कह सकता। अब पता क्या कहना पड़ेगा, एल्स। एवरीबडी एल्स का मतलब समझ में आया। जैसे मान लो एक टोटल ग्रुप था ए, उसमें एक छोटा सा फ्रैक्शन था बी जिसको मैं नहीं जानता, तो एवरीवन एल्स का मतलब हो गया एक्सक्लूडिंग बी। एल्स एक्चुअल में एक्सक्लूजन शो करता है, ठीक है, अनदर एडिशन शो करता है। अनदर का मतलब कुछ एक था उसके साथ हमने कुछ और भी रिलेट करके ऐड कर दिया। एल्स का मतलब हमने किसी को बाहर कर दिया, लिस्ट से हटा दिया। अब मान लो जैसे ये मेनू कार्ड है हमारा, हमने कहा भाई देखो इसमें बर्गर लिखा है मैं नहीं खाऊंगा, इसे हटाओ, तो आप क्या कर रहे हो, इंक्लूजन या एक्सक्लूजन, इंक्लूड कर रहे हो कि एक्सक्लूड कर रहे हो, एक्सक्लूड कर रहे हो। तो बी को हटा के जो बचेगा उसको क्या कहोगे, अनदर थिंग की समथिंग एल्स। ये देखो यहाँ पे क्या बचा, जैसे हमने बी को बाहर निकाल दिया तो जो उधर बचा वो क्या है, एल्स है ना। तो जैसे मान लो ये मेनू कार्ड है, इसमें बर्गर भी है, मैंने कहा भाई ये नहीं हटाओ, ये नहीं खाऊंगा, इसे हटाओ बाकी कुछ लाओ, तो वो एल्स तो हो गया, आपने एक्सक्लूड कर दिया ना बर्गर को। अब जहां पे एक्सक्लूड करोगे वहां पे अंदर थोड़ी यूज कर दोगे, वहां पे क्या यूज करोगे, एल्स। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा डोंट लाइक बर्गर, ब्रिंग मी समथिंग एल्स, मैं बर्गर नहीं खाता कुछ और लाओ। अच्छा बर्गर भी खा लिया होता अब फिर कुछ और मंगाया होता तो, अब मान लो जैसे बर्गर है, मैंने इसको लिस्ट निकाला नहीं है, मैंने बर्गर आया मेरे लिए और मैंने खा लिया, अब मैं कह रहा हूं कुछ और भी ला दो। अच्छा अभी 4 ऑप्शन और बचे हुए हैं, तो अब आएगा अनदर थिंग, चाहे ए ले आओ, चाहे सी ले आओ, चाहे डी ले आओ, चाहे ई ले आओ। तो जहां पर आपको एक्सक्लूजन शो करना हो, एक्सक्लूजन, वहां पे अनदर या अदर मत यूज कीजिए, अनदर और अदर जो होते हैं वो एडिशन के लिए होते हैं, ठीक है। एक्सक्लूजन शो करना है तो फिर एल्स लिखा करो। एक एग्जांपल और लिखता हूं, सही करके दिखाना। मेहनत करना, एक चीज बता दूं, अगर तुम यहाँ पे मेरे यहाँ एडमिशन लेते हो और यहाँ पढ़ते हो तो ना एड़ी चोटी का पसीना एक करना पड़ेगा तब जाके काम होगा। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं रखी कि मैं मार देता हूँ बच्चों के नंबर आ जाते हैं, ठीक है। नंबर यहाँ के बच्चों के इसलिए अच्छे इंग्लिश में आ जाते हैं क्योंकि मैं रिकॉर्ड तोड़ उनके साथ मेहनत करता हूँ और वो गजब अपने साथ मेहनत करते हैं। मैं अपने काम को लेकर ईमानदार होता हूँ, वो अपने काम को लेकर ईमानदार होते हैं। और जो 2 लोग मेहनत करेंगे ईमानदारी से तो रिजल्ट क्यों नहीं आएगा। इफ राम इज एब्सेंट कॉल इन अनदर पर्सन। मान लो मेरे यहाँ लोग कुछ काम करते हैं, राम श्याम मोहन सोहन सब काम करते हैं, मैंने कहा भाई राम को बुलाओ, किसी ने आके बताया कि राम तो आज आया नहीं, तो मैंने कहा राम नहीं आया तो किसी और को बुलाओ। तो हमने राम को क्या किया, राम के साथ में किसी को ऐड किया कि राम को एक्सक्लूड कर दिया, एक्सक्लूड ही कर दिया। जब वो है ही नहीं तो उसका लिस्ट से नाम हटा दो, किसी और को भेज दो। तो अब एल्स लिखना चाहिए था कि अनदर, एल्स लिखना चाहिए था। तो इफ राम इज एब्सेंट कॉल इन समबडी एल्स, समबडी एल्स लिख दो, समवन एल्स लिख दो, ठीक है कुछ भी लिख दो। तो हम ये लिखेंगे इफ राम इज एब्सेंट कॉल इन समवन एल्स। एक्सक्लूजन हो गया राम का,
राम के साथ में ऐड नहीं हुआ कोई, मान लो राम को भी बुला लिया होता, फिर किसी और को भी बुलाया होता तो अनदर आता। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपके साथ और बीच में डिस्कस करना चाहता था, वो देखो मिस हो गया कैसे न कैसे करके। हालांकि ये बात आपको अब तक समझ में आ गई होगी, लेकिन मैं फिर भी अपनी तरफ से पूरा करता हूँ चीज। देखो बच्चे बताओ, समझाता हूं। कॉल इन का मतलब होता है बुलवाना, बुलावा भेजना, ठीक है। और कॉल ऑन का मतलब होता है विजिट करना। ये फ्रेजल वर्ब्स है, आगे आने वाले टाइम में आपको पढ़ा दी जाएंगे, तो वो मीनिंग इन्हीं से पूरा होगा, बाकी कुछ लिखोगे बेकार है। कॉल का मतलब क्या होता है? तेरा मुंह बुलाना, पुकारना होता है। कॉल इन का मतलब होता है बुलवाना, कॉल इन अ डॉक्टर। कॉल इन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है टू समन समबडी, ठीक है। जैसे इंटरव्यू चल रहा है तो इंटरव्यूअर ने कहा कि भाई नेक्स्ट कैंडिडेट को भेज दो, तो कॉल द नेक्स्ट कैंडिडेट कि कॉल इन द नेक्स्ट कैंडिडेट? कॉल इन। स्पोकन इंग्लिश से इसको टैली मत क्या करो, जो हम बोलते पढ़ते बाहर हैं वो अलग है, और ये जो हमारा कॉम्पिटिटिव सिलेबस है ये अलग है। हम जान ही नहीं पाते कि वो इंग्लिश और ये इंग्लिश अलग अलग है। कॉल ऑन मी अदर डे, ऐसे लिखते। कॉल ऑन का मतलब विजिट करना। मैंने कहा भाई संडे को देखो बहुत बिजी रहता हूँ, संडे को कोई शेड्यूल होता नहीं, कब निकलूंगा कब आऊंगा, बाकी किसी दिन आ जाना। अब ये डे नाउन है, सिंगुलर है प्लूरल? सिंगुलर है। सिंगुलर है तो अदर तो आएगा नहीं, या तो अनदर आएगा या फिर द अदर आएगा, या तो अनदर या फिर द अदर, ठीक है। अनदर लिखूं कि द अदर लिखूं? तो पगले हो, नंबर 1 के हो, गधा हो तुम साथ ही साथ में, उल्लू। द अदर। संडे हटा दिया, मंडे बच गया, ट्यूसडे बच गया। मैं एक बार फिर से बता दूं, मैं कितना भी अच्छा सिखाने वाला रहूं, अगर तुम सीखने वाले नहीं हो तो तुम्हारा कर कोई कुछ नहीं पाएगा। अगर तुम गधा हो, बेवकूफ हो, तो चाहे अंकुल सर आके पढ़ाएं चाहे ब्रह्मा आके पढ़ाएं, तुम रहोगे वही। थोड़ी तो अकल यूज करो यार, इतने देर से पढ़ा रहे हैं की बात को। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, इतने दिन बच गए। संडे तो हमने हटाया, अब तो कोई भी दिन आ जाओ। क्या तुम्हें पता है कौन से दिन आना है? दादर पता कब आता? दादर तब आता जब 2 ही दिन होते हैं, जब हफ्ते में 2 ही दिन होते हैं। यहाँ तो 7 दिन होते हैं, एक हटा के अभी भी 6 बचे हुए हैं। अब हमें क्या पता, कोई भी दिन आ जाओ, इस दिन आ जाओ, इस दिन आ जाओ, इस दिन। तो अनदर लिखूं कि दादर लिखूं? अकल यूज करो, तुम्हारे भले करने से ही तुम्हारा भला होना है। तुम सोचते हो कि किसी को फीस दे दोगे वो तुम्हारा भला कर देगा, ऐसा होता नहीं है, समझे? हाँ हाँ, इधर इधर इधर, एक जड़ा ना अभी शुद्ध जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखो, हम सब्जेक्टिव होने लगते हैं। इस बच्चे को जो ये पूछ रहा है ना, ये वही है कि हम ऑब्जेक्टिव रह ही नहीं पाते, हम तुरंत अपना दिमाग उसमें लगा बैठते हैं। बेटा ये हमारे ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, वी हैव टू जज द फैक्ट। द मैनेजर गेव मी अनदर वर्क टू डू। आदमी ने, उसने मैनेजर ने एक और काम पकड़ा दिया कि लो ये करो। इसमें भी जो डे का एक्सप्लेनेशन था, नहीं, रिलेशन है, संडे से रिलेट करके कोई भी दूसरा दिन, ठीक है। 2 दिन है, एक संडे है बाकी कोई भी दूसरा है, तो रिलेट कर रहे हो ना। बेटा एक चीज बताओ तुम, ये सेंटेंस सही है गलत? उससे पूछ रहा हूं, उससे। अबे जल्दी बोल, टाइम हो गया, समझा? सही है? पता नहीं कुछ जंगली को, हाँ? सही है गलत? गलत हो गया ना। अगर मैं कह रहा हूं प्लीज गिव मी अ वाटर, तो ये गलत हो गया भाई। वाटर अनकाउंटेबल नाउन है। हमने पढ़ा कि एन आर्टिकल जो होते हैं इनका मतलब होता है 1। अब 1 तो काउंटिंग है, काउंटिंग तो तब यूज करो जब नाउन काउंटेबल हो। वाटर अनकाउंटेबल है तो यूज तो होगा नहीं, तो यहां पे लिख दो सम। सम जो होता है वो काउंटेबल अनकाउंटेबल सबके साथ यूज होता है, तो हम लिख देंगे प्लीज गिव मी सम वाटर, ठीक है। फिर मैंने कहा ही डिड एन इंपॉर्टेंट वर्क टुडे। क्या कोई बच्चा बताएगा ये सही है गलत? ही डिड एन इंपॉर्टेंट वर्क टुडे। अब देखो, अगर तुमने पहले से थोड़ा बहुत पढ़ा हो, तुम्हें अकल हो, तो वाटर और वर्क दोनों अनकाउंटेबल नाउन है। ये मटेरियल है, वो अब्स्ट्रैक्ट है। ये मटेरियल है इसलिए अनकाउंटेबल, वो अब्स्ट्रैक्ट है इसलिए अनकाउंटेबल। दोनों अनकाउंटेबल है। जब इस अनकाउंटेबल नाउन के साथ में ये नहीं आया तो इसके साथ भी नहीं आएगा। या तो लिखो
ही डिड सम इंपॉर्टेंट वर्क टुडे, या केवल इतना ही छोड़ दो, ही डिड इंपॉर्टेंट वर्क टुडे, ठीक है। तो यहाँ पे समझना क्या है कि जो एन आर्टिकल्स होते हैं ये होते हैं न्यूमरल, इनका मतलब वन होता है, वन काउंटिंग है। काउंटिंग यूज होता है जब नाउन काउंटेबल हो, नाउन तो काउंटेबल था ही नहीं, तो जब काउंटेबल नहीं था तो एन लिख क्यों दिए, गलत हो गए। अब जब वो वहां गलत हो गए तो क्या तुम्हें लगता है ये यहां गलत नहीं हो जाएगा, ये भी गलत हो गया भाई, वर्क अनकाउंटेबल है। एक चीज ध्यान देना, ये जो अदर है, अनदर है, द अदर है, ये तीनों ही डिटरमिनर काउंटेबल नाउंस के लिए यूज किए जाते हैं, अनकाउंटेबल के साथ नहीं यूज होते। काउंटेबल नाउंस के डिटरमिनर है। वर्क अनकाउंटेबल है तो वर्क अनकाउंटेबल है तो अदर अनदर तो यूज होंगे नहीं, सम मोर लिख दो। तो हम लिखेंगे ट्रांसलेशन ने आज तक हमें इंग्लिश नहीं सीखने दी, और वही हमारी कमजोरी है, और वही एक ऐसी चीज है जो हमें फैसिनेट करती है, ठीक है। हम आकर्षित भी सबसे पहले ट्रांसलेशन मीनिंग को ही होते हैं। वो कल घनचक्कर बैठा था ना, वो पूछ रहा था उन दोनों का मीनिंग बताओ, मीनिंग बता देने से जैसे वो तीर ही मार देगा जाके कहीं पेपर में। हाँ, सम अदर बिल्कुल होता है, लेकिन जब नाउन काउंटेबल हो, सम अदर बॉयज, सम अदर बुक्स, आई बात समझ में। वर्क अनकाउंटेबल है, यहाँ पे अदर पगले इसलिए गलत हुआ क्योंकि वो नाउन अनकाउंटेबल था। तो अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके साथ ना तो अदर आएगा, ना अनदर आएगा, ना द अदर आएगा, क्योंकि वो काउंटेबल नाउन का डिटरमिनर है। 10th क्वेश्चन जल्दी से, ठीक है। जैसे कैन नेवर अंडरस्टैंड वर्ब हो गई, अब हमें इसे वर्ब का सब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट इंग्लिश में नाउन प्रोनाउन होते हैं, अदर तो नहीं है नाउन, ना ये प्रोनाउन। या तो इसको लिख रहे हो तो इसके साथ कोई नाउन लिख दो, अदर पीपल, या तो अदर के साथ कोई नाउन लिख दो, वो सब्जेक्ट बन जाएगा, और नहीं तो इसे हटा के अदर्स लिख दो। भाई जो अदर है ना वो एक डिटरमिनर है, उसको नाउन के साथ लिखना पड़ता है। या तो कोई नाउन लिखो जो सब्जेक्ट बने, और नहीं तो फिर इसको अदर्स लिख दो। अदर्स का मतलब हो गया पीपल इन जनरल, पीपल इन जनरल। क्वेश्चन नंबर 9, एक चीज बताना, मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई वॉन्ट नथिंग एल्स देन योर सपोर्ट। यह सेंटेंस सही है गलत? सेंटेंस सही है गलत? मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए तुम्हारे सपोर्ट के सिवा, तो मैंने बाकी हर एक चीज को एक्सक्लूड कर दिया, केवल तुम्हारा सपोर्ट रह गया। मान लो ये इतनी चीजें हैं, ये सपोर्ट है, मनी है, ठीक है, व्हीकल है, सारी चीजें। मैंने कहा भाई ये सपोर्ट अपना केवल मुझे दो, बाकी सब हटाओ। तो मैंने क्या किया, सपोर्ट को अलग कर लिया, एक्सक्लूजन हो गया। एक्सक्लूजन है, एल्स यूज किया इसीलिए, सही है। लेकिन एक चीज देखना, एक्सक्लूजन के लिए देन क्यों यूज कर दिया? देन तो कंपेरिजन के लिए यूज होता है। देन तो तब यूज होता है जब हम किसी एक को किसी दूसरे के साथ कंपेयर करें। मान लो दो चीजें हैं, एक को दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं, तो जिसको कंपेयर कर रहे हैं उसके साथ देन लिख दिया। या तो हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, ये जो बट है ना ये प्रीपोजिशन है, ये जो हमने यहाँ पे बट यूज किया ये प्रीपोजिशन है, योर सपोर्ट उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और जब बट प्रीपोजिशन होता है तो इसका मतलब एक्सक्लूडिंग ही होता है। जैसे हमने कहा एवरीवन बट श्याम अटेंडेड द मीटिंग, तो इसका मतलब क्या हो गया, श्याम को छोड़कर, श्याम नहीं आया बाकी सारे आ गए, यही मीनिंग हुआ। तो ये जो बट प्रीपोजिशन है ये एक्सक्लूजन शो करती है, इसका मतलब होता है एक्सक्लूडिंग। जब हम एल्स लिखते हैं तो एक्चुअली हम एक्सक्लूजन ही कर रहे होते हैं, तो हम बट यूज करते हैं एल्स के साथ, ना कि देन। देन यूज होता है जब हम दो को कंपेयर करें, ये ए हो गया ये बी हो गया, ए के साथ में बी को कंपेयर करें तो बी के साथ देन लिखा जाएगा। अब देखो, जैसे मैंने कहा कि अदर रादर को हम तब यूज करते हैं जब हम किसी एक को किसी दूसरे से रिलेट करें। रिलेट करेंगे या कंपेयर करें वो बात एक ही है। तो जब भी अदर रादर लिखोगे ना तो उसके साथ हमेशा देन आएगा, ये बट नहीं यूज होगा। तो हमें लिखना पड़ेगा आई कैन टीच नो अदर लैंग्वेज देन दिस वन। तो फिर से चलते चलते एक बात मैं आपको बता दूं, जो बच्चे 11 से 12:30 में ही पढ़ना चाहते हैं आज अपना एडमिशन करवाएं कैसे भी, ठीक है, क्योंकि कल से फिर एडमिशन वाले ही आएंगे। चीजें स्मूथ रहेंगी, बेचारे गेट पे खड़े रहेंगे, इनका परेशान हो कोई वजह तो नहीं बनता। और नहीं तो जो इस बैच में नहीं पढ़ना चाहते हैं वो 9:30 से 11 बैच बनाएंगे ट्यूसडे को, 4-5 दिन बचे बीच में, उसमें आना, ठीक है। जो आ सकते हैं मैं कहूंगा वो उसी में आए, और इसमें वो बच्चे रह जाएं जो दूसरे टाइम में नहीं पढ़ सकते। आज के लिए बाय, कल मिलते हैं।